हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज टॉपिक रहेगा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। स्टूडेंट, ये एक्ट आपके महिलाओं की बात करता है, उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न के अपराध को लेके जो उनके कार्यस्थल पे हुए हैं। आज का लेक्चर आपके जुडिशरी, JLO, APO, LLB एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हम देखेंगे यहाँ पे आपका कि पहला ये ऑफेंस आपका हो रहा है वीमेंस के साथ, ठीक है। मेल की कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ वीमेंस की बात की गई है, ओके। फिर आपकी टर्मिनोलॉजी जो आती है वह है आपकी वर्क प्लेस पे। ऐसा ऑफेंस कहाँ पे हो रहा है? वर्क प्लेस पे हो रहा है। अगर आपका सेक्सुअल हरासमेंट का अगर कोई भी ऑफेंस वर्क प्लेस पे हो रहा है तभी हम मानेंगे, तभी हम ये एक्ट उस पर लागू करेंगे, ठीक है। वर्क प्लेस मीन्स आपके कार्यस्थल पे जहाँ पे वह महिला कार्य कर रही है, काम कर रही है। और ऑफेंस हो क्या रहा है? ऑफेंस आपका हो रहा है सेक्सुअल हरासमेंट का। स्टूडेंट, आप देखेंगे कि जो आपका BNS है, भारतीय न्याय संहिता है, वो भी आपको सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताता है, ठीक है। वो भी आपको लैंगिक उत्पीड़न के बारे में बताता है। लेकिन जब एक ऑफेंस हो रहा है आपका वीमेंस के साथ, महिला के साथ, उसके कार्यस्थल पर मीन्स उसके वर्क प्लेस पे, तब हम वहाँ पे BNS लागू ना करके हम क्या लागू करेंगे? हम आपका लागू करेंगे पोश एक्ट। पोश एक्ट और कुछ नहीं है स्टूडेंट, इसी एक्ट को शॉर्ट में हम पोश एक्ट कहते हैं, POSH, ओके। इसी को हम पोश एक्ट कहते हैं। इस एक्ट में आपको 3 वर्ड्स यूज़ किए गए इन्होंने, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। हिंदी में आप देखेंगे रोकथाम, निषेध और निवारण। प्रिवेंशन का मतलब क्या है? ऑफेंस होने से पहले हम क्या करेंगे? ऐसे ऑफेंस होने को प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे कि ऐसा ऑफेंस हो ही ना। हम इसके लिए क्या लाएंगे? हम इसके लिए जागरूकता लाएंगे, महिलाओं को बताएंगे कि आपके पास ये राइट्स है, ताकि उनको ऐसे ऑफेंस से बचाया जा सके, ठीक है। फिर सेकंड आपका आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ऐसे ऑफेंस का निषेध होना। और थर्ड है आपका रिड्रेसल, कि अगर जो कंप्लेंट्स आती है उसे कैसे सुना जाएगा, ओके। तो ये एक्ट आपका 3 चीज़ों की बात करता है। अब हम अपना बेर एक्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आप अपने बेर एक्ट खोल लीजिए और जिस की फीचर्स है उसको अंडरलाइन करते रहें। एक्ट नंबर ये आपका है 14। एक्ट नंबर 14 है ये आपका 2013 का, ठीक है। एक्ट का नंबर क्या है? 14। पास ये होता है आपके 22 अप्रैल 2013। 22 अप्रैल 2013 को ये लागू हुआ, पास हुआ, ठीक है। प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दी 22 अप्रैल 2013 को। और लागू ये कब हुआ आपका? 9 दिसंबर 2013 के अंदर, 9 दिसंबर 2013 में ये लागू हुआ। इसके अंदर हमने क्या कहा है आपको कि ये आर्टिकल 14 और 15 के अंदर क्या करता है? इक्वालिटी प्रदान करता है, ठीक है। ये वॉल्यूशन नहीं है इसका इक्वालिटी का। ये आर्टिकल 14 और 15 के अंदर आपको क्या करता है? इक्वालिटी प्रदान करता है, समानता का अधिकार देता है। ये आपके सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन स्टूडेंट आर्टिकल आएगा। जो आपका आर्टिकल नंबर 21 है, आर्टिकल नंबर जो 21 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी, कि हर पर्सन के पास जीने का अधिकार है और जीना भी कैसा? डिग्निटी के साथ, मर्यादा के, मतलब कि उसकी गरिमा के साथ उसको जीना है, डिग्निटी के साथ उसको रहना है, ठीक है। इसका अधिकार है हर पर्सन का, जो हमें आर्टिकल नंबर 21 बताता है। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या लेके आए हैं? पोश एक्ट लेके आए हैं। फिर आपका एक आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 19, जो कि बात करता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कि हम किसी भी प्रकार के प्रोफेशन को, कार्य को क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। एंड टू कैरी एन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, और हम कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस, कोई भी बिजनेस हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके बेर एक्ट में भी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको अंडरलाइन करते रहें। देन ये आपके ह्यूमन राइट्स है, हर व्यक्ति का ये अधिकार है
ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर क्या कहा गया, एक कन्वेंशन हुआ आपका, एक मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि हम हर प्रकार की जो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसको हटाएंगे। जो भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। ऐसा एक कन्वेंशन हुआ, ऐसी मीटिंग हुई आपकी 25 जून 1993 में। उसमें हमने इस एक्ट की बात की थी कि इस तरह से एक्ट लाया जाए, और उसी कन्वेंशन को मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक्ट लाया। ओके, फिर आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, ऐसे कोई क्वेश्चन आता नहीं डायरेक्टली, बट आप याद कर लीजिए कि इसके अंदर टोटल 8 चैप्टर्स है और टोटल 30 सेक्शंस है। स्टूडेंट, पहले 2016 की बात करें, हम 2018 की बात करें, तो हम देखते थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते थे कि चैप्टर नंबर कितना है, इसके अंदर सेक्शंस कितने हैं। बट आजकल कॉन्सेप्चुअल पेपर ज़्यादा आता है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है। ओके, फिर भी आप इसे याद कर लीजिए। चैप्टर नंबर 8 है और सेक्शन नंबर 30 है, हिंदी में इसको लिखा हुआ है। ओके, फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आपकी बात करता है प्रीलिमिनरी की। ओके, प्रारंभिक की बात करता है आपका चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर टोटल 3 सेक्शंस है आपके। बाकी बेरा की तरह भी पहला सेक्शन आपको बताएगा कि क्या शॉर्ट टाइटल है, ठीक है, इसका क्या नाम है। हमने देखा इसका नाम क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये आपका एक्ट का नेम है। एक्सटेंट कहाँ पे लागू होता है, ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है, ठीक है, पूरे भारत पे, संपूर्ण भारत पे ये लागू होता है। और ये लागू कब हुआ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, इसको कहा ऑफिशियल गैजेट में कि इसको लागू करें, उसी तारीख से हम इसको लागू करेंगे। तारीख आपकी क्या थी, 9 दिसंबर 2013। अगर स्टूडेंट आपको पता हो कि 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, 10 दिसंबर को हम मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, मानव अधिकार दिवस हम मनाते हैं आपका 10 दिसंबर को। तो आपको अगर ये डेट याद है तो आप इससे याद रख सकते कि इससे एक दिन पहले हमने महिला को भी ह्यूमन राइट्स दिया, मतलब कि महिला को भी राइट्स दिए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। तो अगर आपको वो 10 दिसंबर वाली डेट याद है तो आप 9 दिसंबर वाली डेट भी उससे कंपेयर करके याद कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें क्या ऑफेंस नहीं करना, हमें ऐसा ऑफेंस नहीं करना है सेक्सुअल हरासमेंट का, ठीक है। ओके, तो नहीं से हमने क्या याद कर दिया, नो नो नो, हमें ऐसा ऑफेंस नहीं करना। ये आपका सेक्शन नंबर 1 था। सेक्शन नंबर 2 आपकी बात करता है, ये हिंदी में लिखा हुआ है स्टूडेंट, बाकी आपके पास बेयर एक्ट है तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। ओके, सेक्शन नंबर 2 आपकी बात करता है डेफिनेशंस की। स्टूडेंट, आप देखेंगे इसके अंदर डेफिनेशन आपकी अल्फ़ाबेटिकली दी हुई है, पहले ए वाली जितनी डेफिनेशन है वो, फिर बी वाली। तो हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 2 बात करता है आपकी डेफिनेशंस की। टू क्लोज ए, टू क्लोज ए। स्टूडेंट, यहाँ पे आपका कोई सबसेक्शन नहीं है, नहीं तो कई बेरा में लिखा होता है 2 सबसेक्शन 1 फिर क्लोज ए, ऐसे होता है। लेकिन आप ध्यान रखिए यहाँ पे सीधा 2 क्लोज ए है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप मेंस में लिखते हैं तब आपको ध्यान देना होता है किसमें सेक्शन सबसेक्शन दिया हुआ है और किसमें सबसेक्शन नहीं दिया हुआ। तो ऐसा चीज सीधा ही है। पहला आपका आता है एग्रीड वुमेन, पीड़ित महिला, ठीक है, एग्रीड वुमेन पीड़ित महिला किन्हें कहते हैं। देखिए, हमने बात की सिर्फ वर्क प्लेस की, कार्यस्थल की हम बात करेंगे इसके अंदर, तो हम कहेंगे रिलेशन टू वर्क प्लेस। अगर हम बात करते हैं कार्यस्थल की तो हम देखेंगे वीमेन ऑफ एनी एज, कोई भी महिला किसी भी एज की। RGS 2025 में प्री में ये आपका क्वेश्चन आया था, ये पूरी लाइन दे दी थी, ऐसे इसी ऑप्शन में 2-3 लाइन दे दी, तो उसमें जो इसमें एनी एज का था ऑप्शन, हमने उससे आंसर करना था और वही आंसर आपका सही था। तो वुमेन ऑफ एनी एज, महिला किसी भी एज की, चाहे वह बच्ची है चाहे वह बड़ी है, अगर वह कार्य कर रही है, वर्क प्लेस पे जाती है, कार्य करती है, वह क्या है, एम्प्लॉयड है, ठीक है, जॉब करती है, और नॉट सब्जेक्ट टू सेक्सुअल हरासमेंट बाय स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऐसे करती है या नहीं करती है, एम्प्लॉयड है या नहीं है, इसके साथ है ये नोट, यहाँ पे कोमल वाली कहते हैं वीमेन किसी भी एज की, चाहे वह एम्प्लॉयड है चाहे एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है,
अगर उसे कार्य एम्प्लॉयड किया हुआ या नहीं किया हुआ, और वहाँ पे उसके साथ क्या हो जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट का हो जाता है मामला। और मामला कौन करता है, उसका रेस्पोंडेंट करता है। अगर तो कार्यस्थल से संबंध किसी भी आयु की महिला जो प्रतिवादी द्वारा यौन उत्पीड़न के शिकार हो, ठीक है, उसे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे उसे हम मानेंगे एग्रीड वुमेन आपका माना जाएगा। फिर आता है बात आपका, अगर डिवेलिंग प्लेस और हाउस की बात करते हैं कि एक तो होता है कि वह ऑफिस में, प्रॉपर ऑफिस में जाकर काम करती है। एक बात आती है आपकी कि वह डिवेलिंग प्लेस पे कार्य कर रही है, मतलब कि किसी घर जाके कार्य करती है। तो महिला किसी भी एज की अगर वो वहाँ पे क्या करती है, कार्य करती है, एम्प्लॉयड है, ठीक है, उस प्लेस पे, तो माना जाएगा कि हाँ वह एग्रीड वुमेन है अगर उसका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। स्टूडेंट, मैं आपको दोबारा डेफिनेशन समझाती हूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉयड और नॉट एम्प्लॉयड का मतलब क्या है। देखिए, अगर कोई ऑफिस है ए, ठीक है, कोई ऑफिस है ए, इस पे एक वीमेन काम करती है डब्ल्यू, ठीक है, और इसका एक और इसी का एक ब्रांच है ऑफिस नंबर बी, ठीक है, इसका ब्रांच है ऑफिस नंबर बी। ये महिला वर्क तो यहाँ करती है, एम्प्लॉयड तो वो इस ऑफिस में है, लेकिन जब वो इस बी ऑफिस में जाती है किसी काम से, ठीक है, तो वह उसके साथ इस ऑफिस में क्या हो जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है। ओके, तब एम्प्लॉयड तो वो है नहीं इसमें, एम्प्लॉयड तो वो ए में है, फिर भी हम इस मामले को किसमें सुनेंगे, इस मामले को हम पोस्ट एक्ट में सुनेंगे, क्योंकि है तो वह उसका ब्रांच ही ना, है तो वह उसका ऑफिस ही, वर्क प्लेस ही है उसका। तो ऐसे मामले देखे जाते हैं, एम्प्लॉयड है या नहीं है अगर वो वहाँ पे, उसके बाद अगर वह क्या हो जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो जाता है, तब भी हम इसके अंदर मामला लेंगे। और अगर डिवेलिंग प्लेस और हाउस की बात करते हैं तो हमने एम्प्लॉयड वर्ड लिया कि अगर वह महिला वहाँ पे एम्प्लॉयड है तो हम मानेंगे कि क्या है, वह इस पोस्ट एक्ट में आएगी आपके। ओके, फिर आपका आता है क्लोज नंबर बी, अप्रोप्रिएट कमेंट। अप्रोप्रिएट कमेंट स्टूडेंट इजी है। इन्होंने कहा कि अगर हम बात करते हैं कार्यस्थल की, वर्क प्लेस की, तो हम देखेंगे कि अगर कार्यस्थल ऐसा है, वर्क प्लेस आपका ऐसा है, डिपार्टमेंट अगर ऐसा है जो कि आपका एस्टेब्लिश किया गया है, बनाया गया है, ओन्ड यानी उनका मालिक, कंट्रोल यानी उस पर निरंतर, होली और सब्सटेंटली फाइनेंस बाय फंड, या फिर पूरी तरह से या आधी तरह से वह क्या है, फंड किया जाता है, मतलब उसको पैसे दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जाते हैं, अगर केंद्र के द्वारा दिए जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट हम केंद्र सरकार लेंगे। और अगर यही सारे कार्य आपकी स्टेट गवर्नमेंट करती है, राज्य सरकार करती है, तो वहाँ पे राज्य सरकार माना जाएगा। ठीक है, और जो मामले इसमें नहीं आते हैं वहाँ पे क्या आएगा, आपका राज्य सरकार आएगी। ओके, अब आपका आता है क्लोज नंबर 6C, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन की डेफिनेशन में कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि जब आप सेक्शन 7 क्लोज उसका सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो चेयरपर्सन है वही चेयरपर्सन हम लेंगे, ऐसे चीज डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डी में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की बात की है, ऑफिसर की, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर सीधा आपको रेफरेंस दिया हुआ है सेक्शन नंबर 5 का। तो सेक्शन नंबर 5 और 7 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और ये वाले पार्ट आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये आती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर आप किसको मानेंगे, ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर आप किसको मानेंगे, घरेलू कामगार। घरेलू कामकाज से आप क्या समझते हैं, हम देखते हैं कि अ वुमेन, कोई भी महिला, महिला की बात हो रही है बेड एक्ट में, तो हमें पता है कि महिला की बात होगी, क्या कर रही है, फॉर रेम्यूनेशन, सैलरी के लिए काम कर रही है, वह पैसों के लिए, सैलरी के लिए, रेम्यूनेशन के लिए वह कार्य कर रही है। और उसको उसकी सैलरी मिल कैसे रही है, या तो कैश में या तो काइंड में, या तो उसको पैसे दिए जा रहे हैं या कोई और सामान, जैसे मान लो उसको कह दे कि आप हमारे घर पे काम करेंगे तो हम आपको 3 वक्त का खाना देंगे और पैसे दे देंगे, आप हमारे काम करेंगे तो हम आपको कपड़े देंगे, इस टाइप से उनके घर को काइंड दिया जा रहा है। ठीक है, काइंड मतलब कोई सामान दे रहे हैं हम उसको, डायरेक्टली और थ्रू एजेंसी, या तो वह खुद से काम कर रही है या किसी एजेंसी के थ्रू हम हमें काम वो प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं आजकल एजेंसी ऐसे बनाई होती है जो हमारे घर पे कुक भेज देते हैं, या फिर हमारे घर पे वह सफाई करने के लिए मेड भेज देते हैं, तो इसलिए ऐसी एजेंसीज के थ्रू वह काम कर रही है। काम या तो वह टेम्पररी कर रही है, कुछ टाइम के लिए करती है, या परमानेंट करती है।
हाफ टाइम करती है या पार्ट टाइम करती है या फुल टाइम करती है। तो जितने भी तरह के वर्क आते हैं तो वो सब इंक्लूड कर दिए इन्होंने वर्क प्लेस में, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है आपका तो यही बनता है, डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर कौन है आपका, जो कि हेड है, या फिर जो पर्सन का मतलब एम्प्लॉयर हेड जो है एम्प्लॉय का, ठीक है, अगर वह उसका मेंबर है फैमिली का, जैसे मान लो कोई पर्सन है ए, एक पर्सन है, ठीक है, उसकी फैमिली में बी जो उसी का चाइल्ड है, इसका क्या चाइल्ड है, वह काम करता है। मान लो ये घर है तो ये इस पर्सन से थोड़ा बहुत काम करता है, अपने बच्चों को कहता है कि थोड़ा झाड़ू लगा दो, सफाई कर दो, ठीक है, कोई बर्तन धो दो, ऐसे काम अगर वो करा रहा है इसका फैमिली मेम्बर, तो ये पर्सन आपका डोमेस्टिक वर्कर नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करा रहे हैं घर में तो आप डोमेस्टिक वर्कर नहीं होंगे। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के ले, ठीक है, तो आप डोमेस्टिक वर्कर नहीं हैं, क्योंकि हम क्या है एम्प्लॉयर के फैमिली मेम्बर हो गए, वो मेम्बर ऑफ द फैमिली आ गए, इसलिए ओके। इस डेफिनेशन से अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है तो वह आपकी यही है। फिर आता है 2F। 2F बात करता है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय क्या होता है आपका, एम्प्लॉय है वह पर्सन जो कार्य कर रहा है। अब पर्सन एम्प्लॉयड, ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉयड है, मतलब जो कार्य कर रहा है कहाँ पे, वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयड है। फिर वही कैसा कर रहा है वो देखते हैं, रेगुलर करता है, ठीक है, टेम्पररी कर रहा है, कुछ टाइम के लिए कर रहा है, रेगुलर परमानेंट करता है, टेम्पररी कुछ काम के लिए करता है, एड होक मतलब किसी और की जगह कर रहा है काम कोई और पसंद करता है उसकी जगह वह काम करने आया है, डेली वेजेस पे करता है, उसको डेली के पैसे मिलते हैं। वही बात आपकी डायरेक्टली या थ्रू एजेंट वह क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, मतलब या तो वह डायरेक्टली कार्य कर रहा है या एजेंट के थ्रू कर रहा है, वही ऊपर वाली बात। और एजेंट में आपका कॉन्टैक्ट भी आएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि वह कैसे कार्य कर रहा है, विद और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मतलब जो उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, जो उसका हेड है, अगर उसको नहीं पता है और फिर भी वो किसी और के पास कार्य कर रहा है तो भी वो एम्प्लॉय में माना जाएगा, ठीक है। अगला आपका पॉइंट आता है रेम्युनेशन में पैसे के लिए या बिना पैसों के वॉलंटरी बेसिस पे, कि उसकी वह सर्व इच्छा से कार्य दे रहा है, मतलब कि सर्व इच्छा से वह अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो वो भी इसमें आएगा। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एम्प्लॉय में कौन कौन आता है आपके। स्टूडेंट मैं आपको निशान लगवा दी कि आपको अगर ऐसा होना कि आपको डायरेक्ट आपको याद नहीं है, लेकिन इन इम्पोर्टेंट्स को आप याद रख लीजिए ताकि आपके जो प्री में पेपर पास होने के चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, हमें सब कुछ नहीं याद करना, हमें चीज़ें समझते हुए जानी है, चीज़ें समझे आप, ताकि ऑप्शन आए तो आप उसको अपने समझ के भी आप कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ ही चीज़ें ऐसी होती है जो याद करनी होती है, बाकी अगर आपने समझ लिया है तो आप पेपर क्रैक कर सकते हैं, ओके। आपका आता है इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इंक्लूड आपको याद करना है को वर्कर्स, हमें पता है साथी जो होते हैं वर्कर्स होते हैं वो, कॉन्टैक्ट वर्कर, कोई वर्कर कॉन्टैक्ट के ज़रिए कार्य कर रहा है, कॉन्टैक्ट पे कार्य कर रहा है तो वो, प्रोबेशनर, ठीक है, ट्रेनी, अप्रेंटिस, ये तीनों एक ही पसंद होते हैं, जैसे कि कोई कुछ थोड़े ड्यूरेशन के लिए, जैसे गवर्नमेंट जॉब लगती है तो कुछ टाइम के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग पे बेचा जाता है, तो उसी तरह से ये तीनों पर्सन आप कहते हैं, ठीक है, मतलब कुछ सैलरी लेके वह कार्य कर रहे हैं, या कुछ और नेम्स अगर इनको पुकारा जाता है तो वो है सब। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई हो। डेफिनेशन इतनी हार्ड नहीं है, वर्ड्स आप ध्यान रखिए कि क्या क्या वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं। नेक्स्ट आपका आती है डेफिनेशन 2G, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या है, एम्प्लॉयर मैंने आपको कहा था हेड है, किसका हेड है, किसी डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, अंडरटेकिंग का, एस्टेब्लिश का, एंटरप्राइज का, इंस्टीट्यूट का, ऑफिस का, ब्रांच का, यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। स्टूडेंट दो अपने वर्ड्स याद रख लीजिए, मीन्स में याद आपके काम आएगा। ऐसे 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इन वर्ड्स को याद करने की जरूरत नहीं है मेनली वो ऑफिस को हम कई डिपार्टमेंट कह देते हैं, कई उसको संस्था ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं, कोई उसको अंडरटेकिंग कह देता है, कोई इंस्टीट्यूट कह देता है, कोई ऑफिस, कोई ब्रांच कह देता है, तो ये सब ऑफिस के अलग अलग नेम है।
इम्पोर्टेंट वो क्या है, हेड है, ऐसे ऑफिस का वो क्या है, हेड है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर इसके अलावा जो फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर है, इनके अलावा भी अगर वह क्या करता है, किसी डिपार्टमेंट का क्या है, एक तो हेड है ही, वो हेड के साथ साथ वह क्या है, मैनेजमेंट करता है, उसकी सस्पेंशन या कंट्रोल करता है उस वर्क प्लेस पे, उस वर्क प्लेस का कार्यस्थल का अगर वह मैनेजमेंट भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, तो ऐसे पर्सन भी आपके एम्प्लॉयर माने जाएंगे। ओके, डेफिनेशन कोई हार्ड नहीं है, नॉर्मल बात की है, किसी ऑफिस का कोई हेड है अगर, या कोई मैनेजर है, या कोई उसका कंट्रोलर है, तो ये तीनों पर्सन आपके एम्प्लॉयर माने जाएंगे। ऑप्शन आ जाएगा, आप टिक कर देंगे, कोई हार्ड नहीं है। ओके, अगर हम बात करते हैं वर्क प्लेस की, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी द पर्सन डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टू हिज और हिज, कहते हैं अगर किसी पर्सन के पास ये पावर भी है कि वह क्या कर सकता है, किसी पर्सन को उसकी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर सकता है, उसके पास इतनी पावर है कि वो किसी पर्सन को उसकी ड्यूटी से ऑब्लिगेशन से अगर वह डिस्चार्ज भी कर सकता है, तो ऐसे पर्सन भी आपके इंक्लूड होंगे एम्प्लॉयर में। ओके, और अगर हम ड्वेलिंग हाउस की बात करें और किसी घर की बात करें, तो हमने देखा था कि वह वहाँ का भी एक हेड होता है, वो क्या होता है, एम्प्लॉयर होता है। फिर आपकी दो, ये आगे वाली डेफिनेशन आपकी ऐसा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये देखो आपको रेफर कर दिया है। इंटरनल कमेटी क्या होती है, सेक्शन नंबर 4 पढ़े। लोकल कमेटी क्या होती है, सेक्शन नंबर 6 पढ़े। मेंबर कौन है, मेंबर वही है जो लोकल कमेटी का है और इंटरनल कमेटी का है। प्रिस्क्राइब्ड क्या है, प्रिस्क्राइब वही है जो रूल्स कहते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि सेक्शन 4(2) के नॉमिनेट हुआ है, वही पर्सन है। रेस्पोडेंट क्या है, रेस्पोडेंट कहता है अ पर्सन अगेंस्ट हुम, एक ऐसा पर्सन जिसके खिलाफ एग्रीड वुमेन ने क्या किया, कंप्लेन की है। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसके खिलाफ एग्रीड वुमेन ने कंप्लेन किया है, किस में किया, सेक्शन नंबर 9 में किया है, तो वह आपके रेस्पोडेंट होंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अब आती है आपकी सेक्सुअल हरासमेंट। स्टूडेंट आपने अभी तक देखा सारी डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, 3-4 डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट आई थी। एग्रीड वुमेन कौन होगी, एम्प्लॉय कौन होगा, एम्प्लॉयर कौन होगा, ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर कौन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आपकी है सेक्सुअल हरासमेंट। आई थिंक ये लास्ट डेफिनेशन है आपकी, वो एक वर्क प्लेस और पड़ी है आपकी। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट 2N। सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं वन और मोर फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर। इन्होंने कहा कि कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा आपका कार्य, एक्ट, ठीक है, कोई ऐसा आपका काम जो कि क्या है, अनवेलकम्ड है, मतलब महिला को वह पसंद नहीं आ रहा है, महिला उसे स्वीकार नहीं कर रही है, अनवेलकम आपका कोई कार्य है या आपका कोई बिहेवियर है, चाहे वो आप डायरेक्टली दिखा रहे हैं या आप इम्प्लीकेशन दिखा रहे हैं। डायरेक्टली ना दिखाकर भी एक तो होता है कोई आप करेक्ट बिहेवियर सीधा दिखाते हैं, और एक छुपा के भी दिखा रहे, अगर ऐसा कोई बिहेवियर हम कर रहे हैं, तो वो सब एक्ट आपके सेक्सुअल हरासमेंट में आएंगे। सेक्सुअल हरासमेंट में आपके आएगा फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, अगर आप किसी से फिजिकल कॉन्टैक्ट बना रहे हैं या उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर कोई पर्सन डिमांड करता है या रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर की, अगर कोई पर्सन रेस्पोडेंट आपका फीमेल से डिमांड कर रहा है सेक्सुअल फेवर की, तो वह भी आपके सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। रेस्पोडेंट अगर सेक्सुअल कलर डिमांड ऐसी टिप्पणियाँ कर रहा है, सेक्सुअल कलर डिमांड मतलब ऐसी कोई टिप्पणियाँ कर रहा है, ठीक है, तो वह भी आपके सेक्सुअल हरासमेंट में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पोर्नोग्राफी रेस्पोडेंट एग्रीड वुमन को दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो वो भी इसमें आएंगे। एंड लास्ट पॉइंट आपका, या कोई और अदर एक्ट, कोई और ऐसा एक्ट जो कि या तो फिजिकल है, ठीक है, शारीरिक रूप से कर रहा है, या वर्बल बोल के कर रहा है, या नॉन वर्बल कंटेक्ट है, इशारों में करता है, शारीरिक रूप से कोई करता है, या फिर बोल के करता है, तो वह सारे कंडक्ट आपके सेक्सुअल हरासमेंट में आएंगे। स्टूडेंट ये डेफिनेशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है।
अगर सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में कभी भी इस एक्ट की बात नहीं करी, किसी और एक्ट में भी आपसे पूछा जाए या मेंस में आपसे ऐसे राइटिंग में पूछा जाए या वैसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए, तो आप इन पॉइंट्स को भी लिख के आ सकते हैं। आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि हम पोस्ट एक्ट का रेफरेंस लेके, ठीक है, हम इनको लिख रहे हैं, और फिर आप वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। और नहीं तो एक्ट का रेफरेंस ना लेके भी सीधा ये पॉइंट लिखेंगे तो भी वेल एंड गुड है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट आपका आता है केस 2O। 2O बात करता है आपके वर्क प्लेस की। वर्क प्लेस किसे कहेंगे? वर्क प्लेस में आपके आएगा, इंक्लूड होगा। ओ आपकी बात करता है वर्क प्लेस की। वर्क प्लेस में आपके इंक्लूड है सारे डिपार्टमेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी सारी संस्थाएं हैं वो, और अंडरटेकिंग्स, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस और ब्रांच। स्टूडेंट, आप कोई 5-6 नेम ही याद कर लीजिए इसके अंदर, ठीक है, सारे नेम याद करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मेन बात तो हम ऑफिस की कर रहे हैं कि वर्क प्लेस के अंदर क्या आता है, हमारे ऑफिस आते हैं, ठीक है। जो क्या है, पहला पॉइंट कहता है आपको, पहला पॉइंट आपको सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में बताएगा कि गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उसका कोई क्या है, उसका ऑफिस है, या फिर आपकी कोई गवर्नमेंट कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब है, ठीक है। सेकंड बात आपकी जो होती है वह है आपकी प्राइवेट सेक्टर्स की। कोई प्राइवेट सेक्टर अगर है तो वो कोई सोसाइटी, कोई ट्रस्ट या एनजीओ, ठीक है, ये सब इसमें आपके इंक्लूड होंगे। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में भी स्टाफ होते हैं, नर्सिंग स्टाफ वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी हॉस्पिटल क्या है, ऑफिस है, तो हॉस्पिटल्स को भी हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट, आप देखते हो हमारे इंस्टीट्यूट्स बने रहते हैं स्पोर्ट्स के लिए, वो भी क्या है, वो भी आपका वर्क प्लेस में इंक्लूड होगा। और कोई भी प्लेस, ठीक है, जो कि एम्प्लॉय के द्वारा क्या किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन में इंक्लूड है। जैसे आप देखते हैं कि ऑफिस के कई बार टूर जाते हैं, ठीक है, टूर होते हैं, वह जाते हैं, तो हम वो बाय बस या कोई और ट्रांसपोर्टेशन के साधन जैसे ट्रेन, इनके अंदर हम क्या करते हैं, जाते हैं, ठीक है। ऑफिस की जैसे बस चलेगी, सब जने एक साथ चलेगी, तो जो ये इनका ट्रांसपोर्टेशन के जो इनके है मोड्स हैं, ये सब भी आपके क्या आएंगे, इंक्लूड होंगे ऑफिस के लिए, ठीक है। इन सबको भी, अगर इसमें भी किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वह भी क्या कर सकते हैं, इस एक्ट का यूज़ कर सकते हैं। और ड्वेलिंग प्लेस और हाउस हमें पता ही है, घर में अगर होता है, ठीक है, तो वह भी आपका वर्क प्लेस माना जाएगा। ओके स्टूडेंट, मेरी वो हिंदी और इंग्लिश पीटी वाली पीडीएफ वो ओपन नहीं हो रही सही से, तो अब हम आगे कंटिन्यू क्लास इस पीडीएफ से करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है 2P, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कौन सेक्टर है? अभी तक हम जितने सेक्टर्स की बात की वह हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स थे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं आपके जहाँ पे जो आपके एम्प्लॉई होते हैं, जो आपके वर्कर है या जो आपके एम्प्लॉई है, वह कितने हैं, वह 10 से कम है, ठीक है, लेस देन 10, ये वर्ड याद रखिए, लेस देन 10 है, ठीक है। आपके ऑप्शन में आएगा मोर देन 10, 10, लेस देन 10, ठीक है, तो आप किस पे आपको करना है, लेस देन 10 पे आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन। ओके, आई होप डेफिनेशन पोर्शन आपका इतना डिफिकल्ट नहीं था, आपको समझ आया है। अब हमारा वेयर स्टार्ट होता है। ओके, अब हम सेक्शन देखेंगे। सेक्शन नंबर 3 आपकी बात करता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, कि सेक्सुअल हरासमेंट को कैसे हम प्रिवेंट करें, कैसे हम रोकें सेक्सुअल हरासमेंट को, ठीक है। इन्होंने कहा कि कोई भी वुमेन, नो वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस, कि किसी भी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न नहीं होगा, कहाँ पे, कार्यस्थल पे। पहले इन्होंने ऐसे कहा है, ठीक है। स्टूडेंट, मैंने मेन की पॉइंट्स लिखे हैं इसके अंदर आपके, ठीक है, और आप इनको देख के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपको बार बार बेयर एक्ट ना देखना पड़े। इसके अंदर मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं ताकि आपका इजीली रिवाइज हो जाए, तो इन्हें देखकर आप वीडियो पॉज करके इनको नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। फ्लोइंग सर्कमस्टांसेस अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट, इन मामलों को हम क्या मानेंगे, इन मामलों को हम सेक्सुअल हरासमेंट मानेंगे। हमने एक सेक्सुअल हरासमेंट देख के आए थे अपनी डेफिनेशन में, ऊपर अगर आप डेफिनेशन देखते हैं अपनी ये वाली 2N की, तो हमने वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट देखा
ये पॉइंट्स तो आपके सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड है ही, प्लस आपके ये पॉइंट्स भी सेक्सुअल हरासमेंट में माने जाएंगे, ठीक है। जैसे आप ऑफिसेज में देखते हैं, पहला क्या है, प्रोमिस, वादा करना, ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कि हम आपको कोई प्रेफरेंस देंगे, ऐसे ट्रीटमेंट करना किसी के साथ, ऐसा बर्ताव करना जिससे क्या हो, जिससे उस वीमेन को ऐसे फील हो कि उसको प्रेफरेंस दी जा रही है, ठीक है। ऐसा उससे वादा करना कि हम आपको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट देंगे। सेकंड, उसको धमकाना, थ्रेट करना। स्टूडेंट, ये सारी बातें आप जानते हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में आपके कि ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं। सेकंड मामला है थ्रेट देना, मतलब धमकी देना। कैसे? डेंट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपके डेंट्रीमेंटल ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब दुर्व्यवहार टाइप से, ठीक है। दुर्व्यवहार आप इसे कह सकते हैं, दुर्व्यवहार किया जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका आता है थ्रेट अबाउट, धमकी देना। थ्रेट अबाउट किसके बारे में? हर फ्यूचर और प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कि या तो उसके आज के जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसके लिए उसको धमकी देना, या फिर फ्यूचर के लिए कि मैं आपका फ्यूचर बर्बाद कर दूंगा, आपको किसी और ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, इस टाइप से उसको धमकी देना। या प्रेजेंट में कि आपके इस ऑफिस में सबके सामने आपकी बेइज्जती हो जाएगी, या फिर आपको हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि सबको लगेगा कि आप ही गलत हो। इस टाइप से जो आपके मैटर्स आप देखने को मिलता है आपको डे टू डे लाइफ में, तो वह आपके इसमें आते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ऐसा स्टूडेंट ऐसे जनरली भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आपका है इंटरफेरेंस विथ हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटीमेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। हमने ऐसा वर्क प्लेस बना दिया है उसके लिए, उस महिला के लिए हम ऐसा वर्क प्लेस बना चुके हैं कि जहाँ पे क्या हो रहा है, उसको ऐसे सबसे ऑफेंसिव, मतलब कि अपमानजनक या फिर हॉस्टाइल, सबसे अलग वर्क उसको क्या दे रहे हैं, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कि कोई उससे बात नहीं कर रहा और सब उसको ऐसे ऑफेंसिव नज़रों से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब भी आपके सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड होंगे। देन आपका आता है पॉइंट ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट इफेक्टिंग हर लाइफ, उसकी हेल्थ को या सेफ्टी को खराब करना, ठीक है, जिससे उसकी हेल्थ या सेफ्टी को नुकसान पहुंचे, ऐसे उसके साथ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट करना। स्टूडेंट, ये आपकी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट का, क्योंकि आपको पता है चैप्टर में जब सेक्सुअल हरासमेंट आपका है तो ये दोनों डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग लिखेंगे तब आप मेंशन करेंगे सेक्शन 2N को, ठीक है। सेक्शन 2N आप लिखेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन हमें दी हुई है 2N और सेक्शन 3 ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे, लाइन स्टार्ट करेंगे। फिर आप इन पॉइंट्स को या तो मिक्स करके लिख लीजिए, अगर आपको प्रॉपर अच्छी तरह याद है कि हाँ इन इस जैसे 2N के अंदर ये पॉइंट्स है और सेक्शन नंबर 3 के अंदर ये पॉइंट है, तब तो आप स्पेशली मेंशन कीजिए कि हाँ ये वाले पॉइंट हमने इससे उठाए और ये वाले पॉइंट इससे उठाया। अगर आपको याद नहीं है और इतना प्रेशर होता है पेपर के टाइम पे, ये सब चीज़ें याद नहीं रहती उस टाइम, तो आप सीधा ये लाइन लिख कर और अपने पॉइंट फिर मिक्स आप करके लिख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट पहले याद आया तो वो लिख दिया, फिर जो पॉइंट याद आया वो लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं, गलत मत लिखिए, जितना आता है सही लिखिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप एक्स्ट्रा अपनी बात अकॉर्डिंग आप लाइन ऐड कर ले, ऐसा ना करें, गलत नहीं लिखना, बस इतना ही याद रखना आप पेपर में कि हमें गलत नहीं लिख के ना, जितना लिख के आए उतना सही होना चाहिए, क्योंकि आप गलत लिख के आएंगे ना तो वो फिर पूरा क्वेश्चन आपका पूरा आंसर गलत कर देते हैं। ऐसे नहीं है कि अगर आपने सेक्शन गलत लिख दिया तो आगे वाला आपका आंसर चेक करेंगे, नहीं, सेक्शन गलत है तो उनके लिए वो पूरा आंसर ही गलत है, ठीक है। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 बात करता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेन कमेटी। स्टूडेंट, इसमें हम मामला आपका कोर्ट में लेके नहीं जाते, ठीक है, इसमें हम मामला कोर्ट में लेके नहीं जाते। सब डिपार्टमेंट ने अपनी क्या बनाई होती है, कमेटी बनाई होती है। हर डिपार्टमेंट की खुद की कमेटी होती है। पहले वो मामला आपका कमेटी में सुना जाता है, ठीक है, फिर कमेटी के ही पर्सन्स जो मेंबर होते हैं कमेटी के, वही उस मामले को डिसाइड करते हैं और अपना फैसला देते हैं, ओके। इन मामलों में इस बेयर एक्ट के जो मामले आएंगे आपके, उसके अंदर हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ओके। तो इसमें आपकी 2 कमेटियाँ बनाई जाएगी। एक होगी आपकी इंटरनल कंप्लेन कमेटी, ठीक है, कंप्लेन कमेटी समझते हो आप, शिकायत आयोग आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका है
लोकल कंप्लेन कमेटी। इंटरनल कंप्लेन कमेटी आप देखेंगे हर डिपार्टमेंट में होगा आपका, ठीक है। नॉर्मल अगर कोई कमेटी होती है वो आपकी इंटरनल कंप्लेन कमेटी है। ऐसे लोकल कंप्लेन कमेटी क्या है? लोकल कंप्लेन कमेटी आपकी होती है कि जहाँ पे मामला खुद किसके खिलाफ है? एम्प्लॉयर के खिलाफ है। जो आपका हेड है वही आपका क्या बन गया है? रेस्पोंडेंट बन गया है। उसने ही क्या किया आपका? उसने ही आपका ऑफेंस किया है। देखिए, हमने देखा था हमारे डिपार्टमेंट में 2 पर्सन है, एक तो है एम्प्लॉय और एक है आपका एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर हमने देखा हमारे पास ये 2 ही क्या है? मेंबर है पूरे ऑफिस में, ठीक है। जब मामला आपका होता है, जब आपका मामला होता है वीमेन, ठीक है, वीमेन और एम्प्लॉय के बीच में, वीमेन और एम्प्लॉय के बीच में अगर मामला होता है सेक्सुअल हरासमेंट का, तब हम मामला लेके जाएंगे अपने इंटरनल कंप्लेन कमेटी में, ठीक है। तब हम मामला लेके जाएंगे इंटरनल कंप्लेन कमेटी में। वीमेन और एम्प्लॉय के बीच में जब मामला आएगा तब हम जाएंगे इंटरनल कंप्लेन कमेटी में। और जब आपका मामला है वीमेन और एम्प्लॉयर के बीच में, ठीक है, जो खुद रिलीफ देने वाला पर्सन है, जो खुद मामलों को मतलब मामलों का निपटारा करने वाला पर्सन है, एम्प्लॉयर, सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉयर लिखिए, एम्प्लॉयर निपटारा करने वाला पर्सन है, वही खुद क्या कर रहा है? सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है। एम्प्लॉयर ही खुद क्या कर रहा है? सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है। तो तब मामला आपका जाएगा लोकल कंप्लेन कमेटी में, ठीक है। हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों है। और एक केस इसमें और आता है, ठीक है, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे तब देखेंगे, ठीक है, कि कब हम लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाएंगे और कब हम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए समझाया ताकि आपको आगे बेरेक्ट समझने में कोई दिक्कत ना आए। चैप्टर नंबर 2 बात करता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। पहले हम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात करेंगे, मतलब मामला आपका है वीमेन और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। एम्प्लॉय और वीमेन के बीच में आपका मामला है। इन्होंने कहा कि सेक्शन नंबर 4, वही सेम डेफिनेशन रिपीट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, ठीक है। इन्होंने कहा कि एवरी एम्प्लॉयर वर्क प्लेस ऑर्डर इन राइटिंग। मामला सुन कौन रहा है? एम्प्लॉयर सुन रहा है मामला यहाँ पे। हर कार्यस्थल का आपका जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो हेड है, वो क्या करता है? ऑर्डर देता है राइटिंग में, वो लिखित रूप में क्या देगा? ऑर्डर देगा कि हाँ ये मामला आया है, हमने इसके अंदर ये इस मामले में हमने ये ऑर्डर दिया है, ठीक है। अगर आपके पास अलग अलग प्लेस है, मतलब ऑफिस आपका अलग अलग प्लेस पे है या अलग अलग डिवीज़न है, ऑफिस का अलग अलग ब्रांच है, तो मामला क्या होगा? तो हर एक आपके जो डिपार्टमेंट है, हर एक ब्रांच है, वहाँ पे क्या बनाया जाएगा? इंटरनल कंप्लेन कमेटी आपकी बनाई जाएगी। ओके, हर ऑफिस में, हर यूनिट में आपके क्या बनाया जाएगा? फिर इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनाई जाएगी, ये ताकि वीमेन को दिक्कत ना आए। अगर कोई मामला ऐसा हो तो वह अपने डिपार्टमेंट में ही, ऑफिस में ही क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, इससे वर्कलोड भी कम होगा और वुमेन को भी आसानी होगी। अब ये आपका सब सेक्शन 2 इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सब सेक्शन 2 हमें बताता है कि कौन कौन से मेंबर्स आपके होंगे। हमने कहा कि मेंबर हम क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे, नामित करेंगे, ठीक है। इलेक्शन नहीं हो रहा है, सीधा नॉमिनेशन हो रहा है कि ये पर्सन आपका क्या है? मेंबर है। और नॉमिनेशन करेगा कौन? नॉमिनेशन आपके करेगा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे मेंबर। ये क्वेश्चन बन गया आपका कि मेंबर को नॉमिनेट कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। मेंबर को क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। फिर इनसे आपसे पूछा जाए कि आपके जो ये कमेटी है उसका हेड कौन है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है? इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं अपने, ठीक है, जो ऑफिस को प्रिजाइड कर रहा है, हेड कर रहा है। तो वह आपकी क्या रहेगी? हमेशा एक महिला रहेगी। महिला के खिलाफ मामला जा रहा है, ठीक है, तो महिला ही क्या रहेगी? वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेगी, ताकि जो आपकी केस है उसको सरलता से सुना जा सके। और वो कौन होगी महिला? आपकी सीनियर लेवल एट वर्क प्लेस। जो आपके वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, उसकी जो सबसे सबसे वरिष्ठ जो महिला है, सबसे बड़ी जो महिला है वहाँ पे हेड सीनियर लेवल पे जो है, उसे ही हम क्या बनाएंगे? उसे ही हम अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? आगे हम देखते हैं प्रोवाइजो।
इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारी जो यूनिट है, हमारा जो ऑफिस है, वहाँ पे कोई महिला है ही नहीं, ठीक है, सीनियर लेवल पे कोई महिला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हम अपने ही ब्रांच से एक महिला ले लेंगे। मतलब हमारा ऑफिस मान लो आप दिल्ली में है, हमारी ब्रांच हमने गुड़गांव में खोली हुई है, तो हम अपने डिपार्टमेंट से ना लेके वह महिला क्या कर लेंगे, गुड़गांव से हम अपने नॉमिनेट कर लेंगे। अगर कोई मामला आएगा तो आप हमारे मामले आप प्रेजाइडिंग कर लेना, ठीक है, हमारे मामले आप सुन लेना। ऐसे हमने क्या किया, खुद के ही डिपार्टमेंट से, खुद के ही ऑफिस से हमने एक महिला ले ली, ठीक है, जो कि किसी और क्या थी, यूनिट की थी। इन दो मामलों में हमने ऐसे किया कि हमारे पास या तो अवेलेबल नहीं थे और हमारे पास सीनियर लेवल की महिला नहीं थी, तब हमने क्या किया, दूसरे ऑफिस से हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? नॉमिनेट फ्रॉम एनी अदर वर्क प्लेस ऑफ सेम एम्प्लॉयर और अदर डिपार्टमेंट, और सेम बात बोली इन्होंने, हमने नॉमिनेट किया किसी और वर्क प्लेस से, कार्यस्थल से, जो कि सेम एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉयर आपका सेम ही है, उन एम्प्लॉयर की मान लो दो अलग अलग ऑफिस पे चला रहा है, तो हम उस दूसरे ऑफिस से भी क्या कर सकते हैं, आप अपनी सीनियर लेवल की वीमेन आप लेके आ सकते हैं, ओके, वुमेन लेके आ सकते हैं। मिनिमम कितने मेंबर होंगे आपके, एक तो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गया, एक आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गया, एक आप वो आपके अन्य मेंबर रहेंगे। मिनिमम आपके 2 मेंबर और होंगे, जो कि किस में से होंगे आपके, अब जो आपके एम्प्लॉई में से होंगे, ठीक है, जो आपके एम्प्लॉय में से हमने कोई 2 मेंबर और लिए हैं। और हम प्रेफरेंस किसको देंगे इसमें मेंबर चुनने में, हम देखेंगे कि जो पर्सन आपकी, जो वुमेन, जो मेंबर आपके, यहाँ पे वुमेन की बात नहीं हो रही, कोई भी मेंबर अगर ऐसा है जिसके पास वीमेन से रिलेटेड सोशल वर्क का एक्सपीरियंस है या उसको लीगल नॉलेज है, ठीक है, पर्सन के पास क्या है, लीगल नॉलेज है, मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट से LLB कर रखा है उसने, लॉ की उसको नॉलेज है, या तो वह पर्सन या फिर वह सोशल वर्कर की उसको क्या एक्सपीरियंस है, किन मामलों से रिलेटेड, वीमेंस के मामलों से रिलेटेड, अगर उनका है ऐसा एक्सपीरियंस तो हम उन पर्सन को पहले प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। थर्ड आपके मेंबर आते हैं, एक मेंबर हम कहाँ से लेंगे, NGO में से लेंगे। कोई भी अगर आपका NGO है, कोई संस्था है आपकी, कोई एसोसिएशन है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ऐसे मामले देखती है, संस्था आपको पता है क्या काम करते हैं, अगर वह वीमेन से रिलेटेड संस्था है या ऐसे मामले वह देखती हैं, तो उनमें से हम एक मेंबर लेंगे। हमने क्या देखा अभी तक, कितने मेंबर हमने लिए, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर लिया प्लस 2 एम्प्लॉय लिए अपने, ठीक है, और एक हमने NGO का मेंबर लिया, टोटल अभी तक हमने 4 मेंबर लिए हैं, ओके। फिर इन्होंने कहा कि जो हमारे टोटल 4 मेंबर हमने जो लिए हैं, उनमें से जो आधी संख्या है, हाफ जो है, वो कितना होनी चाहिए, वो आपकी वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। 4 मेंबर में से जो हाफ मेंबर है वह आपकी क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कितने साल तक रहेगा, स्टूडेंट आपके बेयर एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कितने टाइम तक रहेगा, लेकिन जब आप अपने बेयर एक्ट के लास्ट में रूल्स देखेंगे, जब आप अपने बेयर एक्ट के लास्ट में जाके रूल्स का वाला पेज देखेंगे, तब आप पाएंगे कि वहाँ पे लिखा हुआ है आपके कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर 3 साल तक काम करेंगे, ठीक है, ओके। आई थिंक आपके बेयर एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ, बाकी अगर लिखा हो तो ठीक है, नहीं तो पीछे आप रूल से उसको देख सकते हैं, ओके। 3 साल तक वह क्या नॉमिनेट रहेंगे। जो आपके NGO के मेंबर हैं उन्हें हम कितनी फीस देंगे, जो कि प्रिजाइडिंग है, और प्रिजाइडिंग हमें पता है, प्रिजाइडिंग जहाँ लिखा होता है वहाँ पे हम रूल्स देख के आते हैं, तो पीछे आप रूल्स देखेंगे तो हम उन्हें 200 रुपये पर डे देंगे, हर दिन उन्हें 200 रुपये दिया जाएगा, ठीक है, NGO मेंबर को। फिर आपका पॉइंट आता है कि किन किन मेंबर्स को हम, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेंबर अगर है, अगर वह ये चीज़ें करते हैं तो उन्हें हम नॉमिनेट नहीं करेंगे, उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। अगर वो सेक्शन नंबर 16 का उल्लंघन करते हैं, सेक्शन नंबर 16 अभी हम पढ़ेंगे आगे, सेक्शन नंबर 16 का वो उल्लंघन करते हैं, या उनके खिलाफ कोई ट्रायल पेंडिंग है, कोई मामला उनका पेंडिंग है, या फिर वह गिल्टी पाए जाते हैं, खुद वह आरोपी पाए जाते हैं, किसमें, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और पेंडिंग। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग मतलब कि ऑफिस का कोई मामला है, ऑफिस के कोई मामले में वह क्या पाए जा रहे हैं, वह दोषी पाए जाते हैं, तो वह इसके मेंबर नहीं रहेंगे। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेंबर शैल बी रिमूव्ड, तो इन मामलों में हम क्या कर सकते हैं, हम इन मामलों में प्रिजाइडिंग ऑफिसर या मेंबर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और डी पॉइंट आपका था अब्यूज हिज पोजीशन टू पब्लिक इंटरेस्ट, और वह पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, अपने पोजीशन का
मिसयूज़ कर रहे हैं। वैकेंसी अगर कोई खाली आती है, वैकेंसी के अंदर कोई वैकेंसी होती है तो हम क्या करेंगे, फिर हम फ्रेश नॉमिनेशन लेकर आएंगे। ओके, फिर हम फ्रेश नॉमिनेशन लेके आएंगे। स्टूडेंट, अब मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। हमने पहले देखा कि हम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएंगे। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएंगे जब हम, तो हम एक वुमेन को लेके आएंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में। वो हम अपने खुद के डिपार्टमेंट से भी ला सकते हैं, और अगर हमारे डिपार्टमेंट में है नहीं तो हम बाकी यूनिट से भी उनको लेके आ सकते हैं, वीमेन को, ठीक है। एक हम रखेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि महिला ही होगी। 2 मेंबर हम देखेंगे एम्प्लॉई, 2 मेंबर आपके एम्प्लॉई होंगे, ठीक है। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या होना चाहिए, उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल वर्क के अंदर, और या फिर वो लीगल फील्ड से होने चाहिए, ठीक है। फिर हम एक मेंबर लेके आएंगे जो हमारे एनजीओ से होंगे। एनजीओ भी कौन सी, जो वीमेन के मामले देखते हैं। ओके, ये आपके 4 पर्सन आ गए। इन 4 पर्सन में जो हाफ मेंबर्स है वह आपकी वीमेन होनी ही चाहिए। ओके, वह आपकी वीमेन होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि जो हमारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो वीमेन है, वह 3 साल तक नॉमिनेट रहेंगे। 3 इयर्स उनका टेन्योर है, कार्यकाल उनका 3 साल का है। ओके, फिर हमने देखा कि जो एनजीओ के मेंबर है, हम उन्हें फीस देंगे, और फीस हम कितनी देंगे उन्हें, 200 रुपये, 200 रुपीज़ पर डे हम उनको देंगे, ठीक है। पर डे हम उनको 200 रुपीज़ देंगे, जो आपके पीछे रूल्स में लिखा हुआ है। ओके, फिर हमने देखा कि हम इनको कैसे हटा सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं। हम इनको रिमूव कर सकते हैं, जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम उनको रिमूव कर देंगे। जो आपके पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए सब सेक्शन 5 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिमूव कर लेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, ये आपका सेक्शन नंबर 4 था। चैप्टर नंबर 3 आपकी बात करता है लोकल कंप्लेंट कमेटी की। हमने अभी देखी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, एक ही सेक्शन उसका था। लोकल कंप्लेंट कमेटी आप देखेंगे, इसमें 3 सेक्शन है आपके। लोकल कंप्लेंट कमेटी आपके बनाई जाती है, पहले हम देखते हैं सेक्शन नंबर 5। इन्होंने कहा कि आपके देखिए, जैसे हमारे लोकल कंप्लेंट कमेटी, हमने जब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात की तब हमने देखा कि वुमेन आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। लेकिन जब हम लोकल कंप्लेंट कमेटी की बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, जिसका हेड आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, ठीक है, जिला अधिकारी इसका होता है। इन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, हमने क्या किया, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिफाई करेंगे, वह नोटिफाई करेंगे, उनको बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर और डेप्टी कलेक्टर जो आपके हैं, वह क्या होंगे आपके, इनमें से कोई भी को हम क्या कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं इनको कि सर आगे से आप क्या होंगे, आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होंगे लोकल कंप्लेंट कमेटी की। ओके, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। ओके, हमने देखा था कि अगर आपका डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है डिपार्टमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। लेकिन अगर वह डिपार्टमेंट आपका सेंट्रल केंद्र के द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है, हेड नहीं किया जाता, तो फिर हम वहाँ पे राज्य सरकार लेके चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे है। इन स्टूडेंट इन वर्ड्स का आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 आपकी बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिक्शन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी। अब हम लोकल कंप्लेंट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं। हम कहेंगे एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हमने अपॉइंट किए, वो क्या करेंगे, वो कंप्लेन रिसीव करेंगे, खुद नहीं वह राइट कर रहे हैं, उनको कंप्लेन रिसीव हो रही है, ठीक है। अब इतने बड़े पोस्ट बैठे, ऐसे तो नहीं है कि वह खुद मतलब मामला सुने, कंप्लेन सुने, उसको राइट करें, वैसे क्या करें, सीधा कंप्लेन रिसीव कर रहे हैं। वे इंटरनल और ये आपके क्या लोकल कंप्लेंट कमेटी हम कब बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर खुद क्या है, खुद उसके खिलाफ कंप्लेन है, ये एक तो वो बनाएगा, ठीक है। और सेकंड, जहाँ पे आपके 10 से कम आपके वर्कर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गए ना ये आपके, जहाँ पे 10 से कम वर्कर है, एक तो वो डिपार्टमेंट,
और जहाँ पे एम्प्लॉयर के खुद के खिलाफ क्या आ गया है, कंप्लेन आ गई है, तो ऐसे मामले आपके लोकल कंप्लेन कमेटी के पास जाएंगे। तो मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सब सेक्शन 2 आपका कहता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक डेजिग्नेट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे एक नोडल ऑफिसर को। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आपके हेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। अब ये डेजिग्नेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक नोडल ऑफिसर को। नोडल ऑफिसर कहाँ से लेंगे, कोई भी ब्लॉक, तालुका, तहसील, कोई भी ट्राइबल एरिया आपका, जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, कोई वार्ड, म्यूनसिपालिटीज़, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक नोडल ऑफिसर लेंगे कि अगर इन डिपार्टमेंट से अगर आपके मामले आते हैं तो वो कंप्लेन कौन लेगा, आपका नोडल ऑफिसर लेगा, ठीक है। फिर वह नोडल ऑफिसर क्या करेगा, ऐसे मामलों को 7 दिन के अंदर अंदर भेज देगा, किसके पास भेज देगा, कंप्लेन कमेटी के पास आपका भेज देगा मामला, ठीक है। कितने दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर नोडल ऑफिसर ऐसे मामलों को लोकल कंप्लेन कमेटी के पास भेज देगा। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है उसका क्षेत्र क्या है, उसका न्यायिक क्षेत्र या क्षेत्राधिकार कहाँ तक होगा, उसके जिले तक होगा। स्टूडेंट आप इसके ये नोट्स बना लीजिए, ऐसे माइनर नोट्स आप बना लीजिए ताकि आपका रिवीजन आसान हो जाए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी ऐसे करें, इसको देख ले, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग हिंदी BIX से आप अपने की पॉइंट लिखकर नोट्स बना लीजिए। वैसे कुछ दिनों में मैं आपको इसकी PPT दे दूंगी हिंदी में, आप मेरे टेलीग्राम चैनल चेकआउट करते हैं ना, वहाँ पे आपको इसकी PPT मिल जाएगी। वो मैं PPT बनाई थी बट वो थोड़ा उसका एरर आ रहा है, वो ओपन नहीं हो रही, इसलिए मैं आपको ये इंग्लिश PPT से पढ़ा रही हूँ, वरना मैं आपको ड्यू लैंग्वेज PPT से पढ़ाती। ओके, यहाँ तक आपका क्या था, यहाँ तक आपका सेक्शन नंबर 6 था। सेक्शन नंबर 4 बात कर रहे हैं आपकी कि एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा आपका। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होंगे आपके, या तो आपके जिला मजिस्ट्रेट होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके, आई थिंक हिंदी में कहते हैं अपर जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं, आप देख लेना। उसके बाद फिर आपके आते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और आपके डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। ये 4 पर्सन आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माने जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लोकल कंप्लेन कमेटी का क्या होगा, हेड होगा। कहाँ पे बनाई जाएगी लोकल कंप्लेन कमेटी, या तो जहाँ पे 10 से कम वर्कर है, या फिर एम्प्लॉयर खुद के खिलाफ क्या आया, मामला आया हुआ है। और एक आपका नोडल ऑफिसर होगा जो कि हम डेजिग्नेट करेंगे, कहाँ से डेजिग्नेट करेंगे, इन जगह से हम उसको डेजिग्नेट करेंगे। मामला हम 7 दिन के अंदर अंदर लोकल कंप्लेन कमेटी को भेज देंगे और उसका क्षेत्र का अधिकार उसके जिले तक होगा। सेक्शन नंबर 7 आपकी इंपॉर्टेंट बात करता है कि कौन मेंबर कौन कौन होंगे। इसमें आप देखेंगे कि एक मेंबर आपका क्या है, चेयरपर्सन है, ठीक है। देखिए इसके अंदर इन्होंने पहले लाइन लिखी है कि मेंबर हम नॉमिनेट कौन करेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेगा। मेंबर आपका नॉमिनेट कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेगा, ओके। वह एक चेयरपर्सन बनाएंगे। अब देखो आप ऐसे तो देखिए कि वह कलेक्टर है, वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनके पास खुद के पास इतना टाइम नहीं है कि वह क्या करे, मामले सुने, ठीक है। तो वह सिर्फ हेड कर रहा है, फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी इन पर्सनस की कि जो मामले सुन सकते हैं, ताकि केस क्या हो, जल्दी से जल्दी जो वीमेन उसको रिलीफ दिया जाए, ठीक है, और मामला ज़्यादा बढ़े ना। इसलिए पहला आपका आता है कि पहले हम एक चेयरपर्सन अपॉइंट करेंगे। चेयरपर्सन क्यों लगाया, चेयरमैन क्यों नहीं, क्योंकि वीमेन की बात हो रही है, ठीक है। जहाँ पे वीमेन की बात होती है तो वहाँ पे चेयरमैन ना लगा के चेयरपर्सन लगाते हैं। तो चेयरपर्सन आपके कौन है, एक वीमेन है जो कि वो क्या करते हैं, वह सोशल वर्कर है, ठीक है। फिर एक मेंबर हमने लिए, एक मेंबर हम लेंगे जो कि आपकी वीमेन होगी, कहाँ से होगी, ब्लॉक, तालुका, तहसील और 2 वार्ड मेंबर होंगे। समझ गए आप, एक चेयरपर्सन, एक आपके क्या मेंबर। फिर हम देखते हैं 2 मेंबर होंगी, 2 मेंबर और लेंगे जिसमें से एक मेंबर आपकी क्या है, वीमेन होगी, जो आपकी NGO एसोसिएशन, ठीक है, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट से डील करते हैं, ऐसे NGO से हम 2 मेंबर लेंगे जिसमें से एक महिला होगी। हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि एक हम ले रहे चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन ले रहे हैं, प्लस हम ले रहे हैं एक चेयरपर्सन आपके, एक मेंबर तालुका ब्लॉक से,
और 2 मेंबर आपके सोशल वो NGO से ले रहे हैं, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पे अभी तक हमने 4 मेंबर्स लिया है। जो हम ये 2 मेंबर्स ले रहे हैं आपके NGO से, उसमें से बात की गई है, ठीक है, अलग से मेंबर नहीं है। इन 2 मेंबरों में से एक मेंबर जो होंगे आपके नॉमिनेट जो करेंगे, वो या तो लो बैकग्राउंड से होनी चाहिए या फिर लीगल नॉलेज उनको होनी चाहिए, लीगल फील्ड की उनको नॉलेज होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एटलीस्ट 1 नॉमिनी वुमेन, और जितने भी मेंबर हमने लिए हैं उनमें से एक महिला जो आपकी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो SC ST या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी कम्युनिटीज बना रखी है, SC ST OBC, ठीक है, इनमें से एक मेंबर हम, एक महिला हम लेंगे, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट कहता है कि कंसर्न ऑफिसर हम किसको मानेंगे, ठीक है। एक ऑफिसर और आपकी इसके बात की गई है, कंसर्न ऑफिसर। कंसर्न ऑफिसर आप किसको मानेंगे, इन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है, सोशल वेलफेयर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, किसी भी जिले के अंदर जो ये डिपार्टमेंट बनाया हुआ है अपने, उनके जो मेंबर है, उनका जो मेंबर है, उनके जो हेड है, वो ऑटोमेटिकली इसके क्या बन जाएंगे, कंसर्ट ऑफिसर बन जाएंगे, ओके। जो भी उसके हेड है आपके इस डिपार्टमेंट के, सोशल वेलफेयर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके जो हेड है वो ऑटोमेटिकली आपके क्या बन जाएंगे, एक्स ऑफिसर मेंबर बन जाएंगे, यानी कंसर्न ऑफिसर वह बन जाएंगे, ओके। सब सेक्शन 2 बात करता है आपकी चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर, इनका टेन्योर भी कितना है, 3 साल। उनका भी कितना था, 3 साल का, इनका भी कितना है, 3 साल का। लेकिन यहाँ पे मेंबर्स की बात भी हो रही है, वहाँ पे सिर्फ आपके इसकी बात हो रही थी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। इनके मेंबर का भी कार्यकाल आपका 3 साल का है। इनको हम हटा सकते हैं, हाँ हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, सेम ही पॉइंट पर हटा सकते हैं। जो पॉइंट वहाँ पे अपन देखे थे वही पॉइंट यहाँ पे भी अपने देखेंगे, ओके। अगर कोई वैकेंसी आती है तो हम फिर फ्रेश नॉमिनेशन कर लेंगे। चुनाव नहीं हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा है, नॉमिनेट होके आ रहे हैं, ठीक है, नामित किया जा रहा है इनको। फीस आप देखिए इनकी बढ़ा दी है। उनके अंदर NGO मेंबर की फीस क्या थी, 200, वही 200 रुपये फीस इसकी यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे चेयरपर्सन की फीस भी इन्होंने कह रखी है, वहाँ पे प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर की ऐसा कोई फीस नहीं बताई हुई थी। यहाँ चेयरपर्सन की फीस आपकी 250 रुपीज़ पर डे है, ओके। दोबारा देखें इसको, एक बार देख लेते हैं सेक्शन नंबर 7 को, ज़्यादा हो गया एकदम। इन्होंने कहा कि आपके पहला नॉमिनेशन कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेगा, ठीक है। वो क्या करेंगे, एक चेयरपर्सन, एक मेंबर और 2 आपके और मेंबर लेंगे। चेयरपर्सन हमें पता है वीमेन होगी, एक मेंबर आपका ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड, म्यूनसिपालिटी से कोई वीमेन होगी, ठीक है। सेकंड, 2 मेंबर जो हमने लिए हैं और जो NGO से 2 मेंबर लिए, उनमें से एक मेंबर क्या होगी, NGO की होगी, एक वीमेन होगी, वो एक मेंबर वीमेन होगी जो NGO से होगी। तो राइजो में हमने लिखा है कि जो एक मेंबर हम ले रहे हैं, नॉमिनी कर रहे हैं, उनमें से एक जो है वो आपका लीगल बैकग्राउंड का होना चाहिए। और जो पूरे ओवरऑल जो भी आपके 4 मेंबर्स हैं, इनमें से एक मेंबर आपकी SC ST ग्रुप को बिलोंग करने वाली वीमेन होनी चाहिए, ओके। फिर डी पॉइंट इसकी बात करता है कि एक कंसर्न ऑफिसर होना चाहिए आपका। कंसर्न ऑफिसर कौन होगा, जो सोशल वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट का जो हेड होएगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक्स ऑफिसर मेंबर बन जाएगा। यानी एक्स ऑफिसर मतलब होता है ऑटोमेटिक मेंबर, तो वह ऑटोमेटिक मेंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा मेंबर हो जाएगा, वो कंसर्न ऑफिसर आपका हो जाएगा। स्टूडेंट अब आगे का बेयर एक्ट काफ़ी ईजी है समझने वाला, आपका सेक्शन नंबर 4, 5, 6 और 7 ही थे, ठीक है, और पेपर में भी मोस्टली इसमें से आता है। सेक्शन नंबर 8 बात करता है ग्रांट्स एंड ऑडिट्स। अब ये जो डिपार्टमेंट में मेंबर्स बैठे हैं उनको हम पैसे भी तो देंगे, उनको उनकी मतलब फीस भी तो देंगे, तो कैसे देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, लॉ के द्वारा क्या करेंगे, ग्रांट्स उनको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट ऑर्डर बना के देंगे, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के ऑर्डर से काम करेंगे। और फिर पहले पार्लियामेंट आता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी बनाएगी, फिर एजेंसी क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को पैसे भेजेंगे,
ये पैसे भेजे जा रहे हैं। तो पहले देखो आप, सबसे पहले मैं आपको ये चार्ट बना के समझा देती हूँ। पहले पार्लियामेंट ने पेश किया बाय लॉ, कानून के द्वारा, ठीक है, कि ऐसे हम इनको क्या देंगे, हम इनको फीस देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का, और फिर पार्लियामेंट के बाद क्या आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, फिर राज्य सरकार की खुद की क्या होगी, एजेंसीज होगी, ठीक है। फिर वो एजेंसी किनको पैसे देंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देंगे, और फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये देखिए, पहले पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, एजेंसी बनाएंगे, एजेंसी क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को पैसे देगी, और फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आगे पैसे देंगे, ठीक है। और क्या काम कराएंगे, ये एजेंसी की मैनेजमेंट कराएंगे अपने, और ऑडिट कराएंगे, ठीक है। ऑडिट कौन करेगा, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि जो इनके मतलब क्या बोलेंगे उनको, खाते हैं, उनकी ऑडिट कौन करेगा, उनकी ऑडिट आपके करेंगे अकाउंटेंट जनरल ऑफ स्टेट। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेक्शन से प्री के लिए, कि ऑडिट किया जाएगा, अकाउंटेंट जनरल ऑफ स्टेट आपका इसको ऑडिट करेगा, ओके। ऑडिट कॉपी फिर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। फिर आपका आगे आता है चैप्टर नंबर 4। अब कंप्लेन कैसे कैसे जाएगी मामले की आपकी। कंप्लेन के लिए आपके 3 मामले हैं, 9, 10, 11। 9 हमें कहता है कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन। एग्री टू वुमेन क्या करेंगे, जो पीड़ित महिला है आपकी, वो लिखित में क्या करेगी, कंप्लेन देगी। किसको देगी, या तो इंटरनल कमेटी को देगी या लोकल कमेटी को देगी, ठीक है। लेकिन देगी कैसे, वह देगी लिखित रूप में, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक लाइन इसकी आ गई। मामले का कितने दिन में वह कंप्लेन देगी, मतलब मामला होने के कितने दिनों में वह कंप्लेन दे सकती है, 3 मंथ के अंदर अंदर। 3 मंथ के अंदर अंदर वह क्या करेगी, कंप्लेन देगी। अगर मान लो ऐसा है कि जो ऑफेंस है वो उसके साथ लगातार हो रहा है, ठीक है, तो 3 मंथ कब से काउंट होंगे, तो जब लास्ट में वह ऑफेंस उसके साथ हुआ, लास्ट इंसिडेंट जब था, आखिरी मामला जब था, उससे हम 3 मंथ फिर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जब उस इंसिडेंट का लास्ट डे था तो उस डे से हम 3 मंथ अपने काउंट करेंगे। अगर मान लीजिए महिला ने जो कंप्लेन महिला ने की है, लेकिन वो कंप्लेन उसने लिखित रूप में नहीं की, ठीक है, तो अब जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, इंटरनल कंप्लेन कमेटी के मेंबर होंगे, वह उन्हें बताएंगे कि मैम आप इस मामले को लिखित में दीजिए, कंप्लेन आप रिटर्न में कीजिए, ओके। और बाकी भी अगर महिला को कोई हेल्प चाहिए होगी, कोई रीजनेबल असिस्टेंस चाहिए होगी, मतलब कोई उनको हेल्प चाहिए होगी, तो वह भी हेल्प हम करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे है कि मामला लिखित में करने में अगर ऐसा लगता है कि हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 3 मंथ तो हमने महिला को दिया ही है इंसिडेंट के बाद से, 3 मंथ के अंदर भी अगर किसी कारणवश से कंप्लेन नहीं हो पाई, तो हम और 3 मंथ, ठीक है, और 3 मंथ उस महिला को हम देंगे, ओके। एग्रीड वुमेन अगर क्या है, अनएबल है कंप्लेन के लिए, क्यों अनएबल है, क्योंकि उसके मान लो उसके इतना स्ट्रेस हो गया माइंड पे, मेंटली फिजिकली वह क्या होगी, इनकेपेबल होगी, या किसी कारणवश से महिला की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ठीक है, फिजिकल मेंटल इनकेपेबल हो गई है, डेथ हो गया, या कोई और मामला है अगर, तो वह तो कंप्लेन नहीं कर सकती। तो कंप्लेन अब आपकी कौन करेगा, उसकी आपकी करेंगे लीगल हायर जो है उसके, वह कंप्लेन करेंगे, या अदर पर्सन, जो कि रूल नंबर 6 आपके बेयर एक्ट में देखिए, रूल नंबर 6 जो है आपका उसमें लिखा हुआ है, वह पर्सन आपके क्या करेंगे, कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं था। इसके अंदर मेन क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ क्या बन सकते हैं। पहला, कंप्लेन आपकी कौन करेगा, एग्रीड वुमन, पीड़ित महिला करेगी। कैसे करेगी, लिखित में करेगी। किसको करेगी, इंटरनल कंप्लेन कमेटी को करेगी या लोकल कंप्लेन कमेटी को करेगी। कब करेगी, 3 मंथ के अंदर अंदर करेगी। अगर जब लास्ट इंसिडेंस उसका हुआ है उससे 3 मंथ के अंदर करेगी। क्या हम टाइम बढ़ा सकते हैं, हाँ, हम 3 मंथ और दे सकते हैं महिला को। अगर महिला इनकेपेबल है कंप्लेन करने के लिए, तो फिर उसके लीगल हेल्प करेंगे, ठीक है। ये आपका सेक्शन नंबर 9 था।
तो ये आपके कंप्लेन का मामला हो गया। फिर इन्होंने कहा सेक्शन नंबर 10 काउंसिलेशन। मामला गया आपका लोकल कंप्लेन कमेटी के पास, इंटरनल कंप्लेन कमेटी के पास। तो कमेटी पहले क्या कराएगी? सुलह कराएगी। सुलह, सुलह, ठीक है। कमेटी पहले क्या करेगी? आपकी सुलह कराएगी। वह क्या करेगी? रिक्वेस्ट करेगी। फोर्स नहीं कर रही यहाँ पे, वह महिला को सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही है कि मैम आप कंसलेशन में भी जा सकते हैं, अगर आप जाना चाहें तो हम आपकी सुलह वहाँ पे भी करा सकते हैं। लेकिन सुलह कराने का मतलब ये नहीं है कि हम महिला को क्या दें? मनी सेटलमेंट दे। नहीं, सिर्फ मनी सेटलमेंट नहीं दिया जाएगा। सिर्फ मनी सेटलमेंट आप दे सकते हैं, लेकिन उसे बाकी भी, जैसे कि आप एम्प्लॉय को क्या हो कि आप माफ़ी मांगे महिला से, पूरे डिपार्टमेंट में जो आपने मतलब कि इसकी जो आपने कैरेक्टर को आपने डेट्रीमेंटल किया है, ठीक है, महिला के खिलाफ अगर आपने कुछ भी अपशब्द कहे हैं तो आप उसके लिए माफ़ी मांगे। डिपार्टमेंट की इनकी रेपुटेशन दोबारा बरकरार रखे, इन्हें हम अच्छे डिपार्टमेंट में प्रमोट कर देते हैं, ऐसे करके। या फिर अब वह महिला नहीं चाहती उस ऑफिस में काम करना, ठीक है, उसे डर है कि भाई हाँ ये एम्प्लॉय दोबारा कुछ ऐसे कर सकते हैं, या फिर आसपास की सोसाइटी, आसपास के उसके मतलब कि ऑफिस में ऐसा माहौल बन चुका है कि वह महिला अब उस डिपार्टमेंट में काम नहीं करना चाहती, तो उसे किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, ठीक है। ऐसे मामले सेटलमेंट किए जाते हैं। सिर्फ मनी नहीं दिया जाएगा। मनी हम दे सकते हैं कि मतलब कि उसके फिजिकल हेल्थ को हार्म हुआ है, मेंटल हेल्थ को हार्म हुआ है, तो मेडिकल के लिए हम उसको मनी सेटलमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या किया? हमने रिक्वेस्ट की महिला से कि आप कंसलेशन में भी जा सकते हैं और सिर्फ मनी सेटलमेंट नहीं दिया जाएगा इसमें। इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी रिकॉर्ड सेटलमेंट सो अराइव्ड। फिर ये कमेटी क्या करेगी? रिकॉर्ड करेगी कि हमने क्या सेटलमेंट कराई है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम किसको भेज देंगे? अगर आपकी इंटरनल कंप्लेन कमेटी है, इंटरनल कंप्लेन कमेटी अगर आपकी है तो इसका हेड कौन है? एम्प्लॉयर, इनको भेज देंगे। और अगर आपकी लोकल कंप्लेन कमेटी है तो इसका हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो इनको भेज देंगे, ठीक है। और एक कॉपी हम किनको देंगे? एक एक कॉपी हम एग्रीड वुमेन को देंगे और रेस्पोंडेंट को देंगे, ओके। पीड़ित महिला को देंगे और रेस्पोंडेंट को हम क्या देंगे? कॉपी देंगे, किसकी? आपके मामले की। ये था आपका सेक्शन नंबर 10 कंसिलेशन। सेक्शन नंबर 11 में अब क्या होगी? इंक्वायरी होगी। अगर महिला कहती नहीं मैं नहीं जाना चाहती आपका कंसिलेशन के अंदर, फिर हम इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे कंप्लेन पे। इंटरनल कंप्लेन कमेटी और लोकल कंप्लेन कमेटी कौन सी? जहाँ पे रेस्पोंडेंट क्या था? काम करता था, एम्प्लॉय था, ठीक है। उसी डिपार्टमेंट की कमेटियों के अंदर क्या जाएगा? मामले की इंक्वायरी होगी। और इंक्वायरी की कैसे जाएगी? जैसे सर्विस रूल कहती है, मतलब जैसे उस ऑफिस के रूल्स कहते हैं, वैसे ही मामले की इंक्वायरी ली जाएगी। अगर कोई सर्विस रूल नहीं है तो जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड है वैसे हम कर देंगे, ठीक है। जो प्रक्रिया दी हुई है वैसे हम कर देंगे, नहीं तो जो ऑफिस वाले कहते हैं, जो डिपार्टमेंट का सर्विस रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग हम मामले को सुनेंगे। ये तो आ गया आपका ऑफिस का, कि अगर डिपार्टमेंट में कोई मामला है तो क्या करेंगे। अगले बात करते हैं, अगर डोमेस्टिक वर्कर है, वह हमने देखा था कि डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू जो आपका कार्यकाल है, उसके साथ भी क्या होता है? उसके साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है। तो उनके लिए तो कोई कमेटी बनाई नहीं हुई, तो वो कहाँ पे जाएंगे? फिर वो जाएंगे पुलिस के पास। लोकल कंप्लेन कमेटी उनकी होगी, ठीक है। लोकल कंप्लेन कमेटी मामला देखेंगी कि हाँ ये मामला सही बन रहा है, ठीक है, ये मामला प्राइम फेस से देख के लगता है कि हाँ ये मामला सही है, इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। फिर वो मामला भेज देगी आपका पुलिस में। पुलिस में वो मामला उन्होंने भेजा, फिर 7 दिन के अंदर अंदर इस मामले का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आईपीसी का सेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। 7 दिन के अंदर अंदर इस मामले का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और मामला फिर सुनना पड़ेगा। जहाँ पे हमने ऊपर मामला देखा था 10/2 का, हमने सुलह कराई थी, तो हमने वहाँ पे क्या किया था? रिकॉर्ड किया था 10/2 के अंदर कि हाँ हमने सुलह कराई है या नहीं कराई है। तो अगर वहाँ पे सुलह हुई है तो भी हम यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे, अगर वहाँ पे सुलह नहीं हुई है तो भी यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। और कंप्लेन की कॉपी वगैरह किसको भेज जाएगी?
इंक्वायरी की जाएगी कंप्लेन की और फिर कॉपी पुलिस को भेज दी जाएगी, ठीक है, कि ऐसे ऐसे पर्सन के खिलाफ ऐसा ऐसा मामला हुआ है। प्रोवाइजो क्या कहते हैं, वेयर बोथ पार्टीज आर एम्प्लॉय, जहाँ पे दोनों पार्टी ही आपकी एम्प्लॉय है, दोनों ही वहाँ पे वर्क कर काम करते हैं। बीइंग हियर्ड एंड कॉपी टू रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट फाइटिंग बिफोर कमिटी, तो उन्हें सुना जाएगा और उन्हें कॉपी दी जाएगी ऑर्डर की, ठीक है, नॉर्मल बात। द कोर्ट में रेस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, कोर्ट क्या कर सकती है ऐसे मामले में, कोर्ट भी क्या कर सकती है रेस्पोंडेंट को कन्विक्शन दे सकती है ऑफेंस के लिए, ठीक है, उन्हें मामले को कन्विक्शन दे सकती है ऐसे ऑफेंस के लिए। वह उन्हें कह सकती है कि आप सेक्शन 15 के अंदर, आगे सेक्शन नंबर 15 पढ़ेंगे, या सेक्शन नंबर 15 के अंदर पेमेंट कीजिए। ये देखिए आप, ये कोर्ट क्या क्या ऑर्डर दे रही है ऐसे, मतलब इन शॉर्ट हम देखें तो ये कहा गया इन्होंने कि कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, उनको कन्विक्शन दे सकती है, उन्हें पेमेंट का कह सकती है। इंटरनल कंप्लेन कमेटी और लोकल कंप्लेन कमेटी आप कैसे मानी जाएगी, इंपॉर्टेंट है, सिविल कोर्ट मानी जाएगी आपकी, क्रिमिनल कोर्ट नहीं मानी जाएगी। बेयर एक्ट आपका क्रिमिनल लॉ के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये बात याद रखिए आप। ये चैप्टर, ये सेक्शन, ये सब्जेक्ट आपका क्रिमिनल पेपर के अंदर आपसे पूछा जाएगा, लेकिन इस कोर्ट को हम क्या मानेंगे, सिविल कोर्ट मानेंगे। स्टूडेंट आई थिंक ये क्वेश्चन किसी प्री में भी आया था, तो ये आप देखिए यहाँ पे कि ये सिविल कोर्ट माना जाएगा आपका, क्रिमिनल कोर्ट नहीं माना जाएगा। आप देखेंगे कि मामला सुन रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सर, ठीक है, और ऐसे सुन रहे हैं मामला, तो क्या पता क्रिमिनल मामला हो, हम इस क्रिमिनल लॉ में पढ़ते आ रहे हैं तो क्या पता क्रिमिनल कोर्ट का है इसको, ऐसा नहीं है, इसको सिविल कोर्ट माना जाएगा, ठीक है। सिविल कोर्ट है तो वो एग्जामिन कर सकती है, समन भेज सकती है, ओथ पे बुला सकती है, डिस्कवरी कर सकती है, और सारे काम जो आप सीपीसी में पढ़ते हैं वो सारे काम ये कर सकते हैं। ओके, कहाँ गया कहाँ गया, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसी इंक्वायरी आपकी कंप्लीट होगी 90 डेज के अंदर। ऐसे मामलों की जो इंक्वायरी है वह आपकी 90 दिन के अंदर अंदर ली जाएगी, ठीक है। इंक्वायरी कर रहे थे हम सेक्शन नंबर 11 के अंदर, कंप्लेन की इंक्वायरी हो थी 90 दिन के अंदर की जाएगी। आई थिंक इस बेर एक्ट में 90 डेज ही है, देख लेंगे, इसमें यहाँ पे 90 डेज है, ठीक है। 3 मंथ ऊपर पड़ा, 3 मंथ कितने होते हैं 90 डेज, 3 मंथ 90 डेज, यहाँ पे भी 90 डेज, पर वो देख लेना आपकी मंथ लिखा हुआ वहाँ पे, कहाँ पे डेज लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 5 आपकी बात करता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेन, सेक्शन 12 से लेके 18 तक, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसका। चैप्टर नंबर 12 बात करता है, चैप्टर नंबर 5 बात करता है इंक्वायरी टू कंप्लेन इनटू कंप्लेन। अब कंप्लेन की हम कैसे करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। सेक्शन नंबर 12 से सेक्शन नंबर 18 इसकी बात करता है। सेक्शन नंबर 12 कहता है एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी आपकी पेंडिंग है तो क्या एक्शन लिया जाएगा। ड्यूरिंग पेंडेंसी, मामला अभी चल रहा है, ठीक है, क्या करेंगी वीमेन, जो एग्रीड वुमेन है आपकी, वो क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी, लिखित रूप में वह रिक्वेस्ट देगी, मामला अभी पेंडिंग है, किनको देगी, इंटरनल कमेटी को देगी या लोकल कमेटी को देगी, ठीक है, जो कि आगे मामले को एम्प्लॉयर को बताएंगे। वह क्या है, क्या रही है इसमें, इस में वह क्या कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है वो कि मुझे क्या किया जाए, या तो आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है, किसी और डिपार्टमेंट में, या तो मुझे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, या आप रेस्पोंडेंट को क्या कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। हम एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो या तो आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए या आप रेस्पोंडेंट को ट्रांसफ़र कर दीजिए, या आप मुझे छुट्टियाँ दे दीजिए, ग्रांट लीव, या तो आप मुझे 3 मंथ की क्या दे दीजिए, छुट्टियाँ दे दीजिए, ठीक है। पेड लीव मतलब पेमेंट दी जाएगी और छुट्टी दे दी जाएगी। अगर लगता है कि हाँ मामला ज़्यादा सीरियस है, मेंटल हेल्थ पे नुकसान पहुँचा, फिजिकल हेल्थ पे उसके नुकसान पहुँचा वीमेन के, वह नहीं प्रॉपर काम कर पा रही, तो हम उन्हें क्या देंगे, वीमेन को 3 मंथ की हम छुट्टी दे देंगे, ठीक है। या अदर कोई भी रिलीफ है जो आपकी रूल नंबर 8 में बताई हुई है, आप देख लीजिए रूल नंबर 8, तो वो उसके अंदर रिलीफ भी हम क्या दे सकते हैं, महिला को दे सकते हैं। ऐसी छुट्टियाँ जो आपकी होगी वो जो ने साल में छुट्टियाँ मिलती है उससे क्या होगी, एडिशनल होगी, ठीक है, समझ गए। यहाँ तक कोई डाउट, मुझे लगता नहीं इतना डाउट आना चाहिए। बेयर एक्ट बहुत ईजी है, ठीक है, एक बार समझना है, पढ़ना है, बेयर एक्ट काफ़ी ईजी है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप इसका प्री में इसके आंसर बहुत आसानी से आप करके आ सकते हैं, ऐसा जितना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये मामले क्रिमिनल आप लॉज देखेंगे तो वो क्रिमिनल लॉ समझना काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ हम डे टू डे लाइफ में
अपने न्यूज़ चैनल्स में हम सुनते आते हैं, तो वो हम हमारी मतलब पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। तो इनको समझना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। इनके तो बस आपको डेट्स याद रखनी और थोड़ी बहुत बातें याद रखनी होती है, बाकी इसमें ऐसा कोई नहीं होता। ओके, सेक्शन नंबर 13 बात करता है इंक्वायरी रिपोर्ट। आपने मामला इंक्वायरी किया, अब उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे। उस रिपोर्ट में क्या क्या होगा? पहला कहता है इंक्वायरी के कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीशन और इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद क्या करी जाएगी? रिपोर्ट बनाएंगे फाइंडिंग्स की, हमने क्या क्या पता लगाया। लोकल कंप्लेंट कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रिपोर्ट बनाएंगे कि हमने क्या क्या पता लगाया, और वो ऐसी रिपोर्ट किसको भेज देंगे? अगर वह इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है तो एम्प्लॉयर को भेज देंगे, लोकल कंप्लेंट कमेटी है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेज देंगे। ठीक है, और ऐसे मामलों की इंक्वायरी पूरी होने के 10 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट भेजेंगे। ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर वह ये रिपोर्ट भेजेंगे। अब आप देखिए, पहले 3 मंथ आया था कंप्लेन करने के लिए, 7 डेज आए थे FIR करने के लिए, 7 डेज हमने देखा था। फिर हमने देखा 90 दिन में इंक्वायरी पूरी हुई, इंक्वायरी की रिपोर्ट अब जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी जिस कंक्लूजन पर आएगा, अगर उन्होंने कहा कि जो आपके रेस्पोंडेंट है, 2 ही कंक्लूजन निकल सकते हैं, या तो रेस्पोंडेंट आपका गिल्टी नहीं है या वो गिल्टी है। गिल्टी नहीं है तो उसे छोड़ देंगे, केस यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। अगर वो गिल्टी है तो क्या होगा? अगर वो गिल्टी है तो उसके खिलाफ मामला चलेगा। अगेंस्ट रेस्पोंडेंट एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेंगे? जो सर्विस रूल है, जो ऑफिस का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उसको सुन लेंगे मामले को। अगर ऑफिस का कोई रूल नहीं है तो जो मैटर प्रिस्क्राइब्ड होगा है सुन लेंगे। ठीक है, ये हर जगह आपको यही मिलेगा वर्ड। अब देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 का सब सेक्शन 3 का क्लोज 2 यही चाहता है हमारा। देखिए, सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 का क्लोज 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट 13(3)(2 ये बात करता है आपके कि अब हम क्या करेंगे। हमने एम्प्लॉय पे क्या लगाया? फाइन लगाया। एम्प्लॉय से हमने क्या मांगी? पेमेंट मांगी, जिसका काम हम क्या करेंगे? वीमेन को देंगे ताकि वो अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे वर्क कर सके। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने ऐसे मनी उनको रिलीफ देने के लिए हमने जो आपका रेस्पोंडेंट था उसकी सैलरी और वेजेस को क्या किया? डिडक्ट किया। उसके जो वेतन था उसको क्या किया? कम किया। ठीक है, कि इसके वेतन कम किया जाए। ये उसने मतलब कि आप कमेटी ने ये फैसला सुनाया। किसमें सुनाया? 13(3)(2 में। अगर आपका जो एम्प्लॉयर है और जो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वह ये नहीं कर पा रहे हैं, वह डिडक्शन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो आपका एम्प्लॉय है वो ड्यूटी पे आ ही नहीं रहा है, आपकी ड्यूटी पे नहीं आ रहा है। वो छुट्टी लेके चला गया घर पे, या रिजाइन करके चला गया, अब वो ड्यूटी पे नहीं आ रहा, या हमने उसकी ड्यूटी छीन ली है। ठीक है, हमने उसकी एम्प्लॉयमेंट छीन ली है या वह खुद ही ड्यूटी पे नहीं आ रहा, तो अब सैलरी कैसे काटे उसकी? तो हम उसकी सैलरी नहीं काट सकते। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम उसके जो उसके डेटर्स होंगे, उसके जो भी आपके स्टूडेंट आने वाले सेक्शन में हम देखेंगे, तो जो उसके हम अपने डेटर्स होंगे जिससे उसको पैसे लेने हैं। ठीक है, जिससे उसको पैसे लेने हैं, इन पर्सन को हम कहेंगे कि आप ए पर्सन को पैसे ना दे और ये पैसे डायरेक्टली आप कमेटी को दे दे, कि जिससे कि हम ये पैसे वीमेन को देके उसकी हेल्प कर सके। ठीक है, पैसे इसको लेने थे, ए पर्सन को लेने थे जो रेस्टोरेंट था, तो हमने इसके डायरेक्टर्स को कहा कि आप इसे पैसे ना देकर कमेटी को पैसे दे दीजिए ताकि हम वीमेन की हेल्प कर सके। ओके, और अगर क्या है वह, ये तो आपका आ गया इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का मामला। अगर वह लोकल कंप्लेंट कमेटी है, आपका मामला जा रहा है किसके पास? कलेक्टर के पास, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास। तो अब वह क्या करेंगे? वह आपके करेंगे एरिया ऑफ लैंड की तरफ उसको, एक सेकेंड, एरिया ऑफ लैंड रिवेन्यू। ऐसा मामला माना जाएगा कि उसने लैंड रिवेन्यू आपका पे नहीं किया है, तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं
तो जो वहाँ पे जिसकी रिकवरी की जाती है उसी तरह से इसकी रिकवरी हम करेंगे। ठीक है, भूमि राजस्व की उससे हम क्या करेंगे, उसके रिकवरी करेंगे। करेगा कौन? कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेंगे। ठीक है, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऐसे करेंगे। और कितने दिन में हम रेकमेंडेशन देंगे? 60 डेज के अंदर हम ऐसे मामले के लिए काम एक्ट के लिए कहेंगे। जो भी हमने रिपोर्ट में आपने कोई डिसीजन लिया उसका एक्शन कब तक लिया जाएगा? तो उसका एक्शन हम 60 दिन के अंदर अंदर लेंगे ऐसे रिसिप्ट के। ठीक है, रिसिप्ट के जो आपके 60 दिन के अंदर अंदर हम ऐसे एक्ट करेंगे। सेक्शन नंबर 14 आपकी बात करता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेन एंड फॉल्स एविडेंस। अब हम पनिशमेंट दे रहे हैं अगर किसी ने क्या किया, कंप्लेन फॉल्स की है, झूठा मामला दर्ज किया है या झूठे वाकया लेके आए, एविडेंस लेके आया है, तो क्या होगा? तो आप क्या किया जाएगा इस मामले में? सब में ऐसे लिखा हुआ है कि जो सर्विस रूल बताती है वो, या फिर सर्विस रूल अगर कहीं पे नहीं है तो क्या करेंगे, जो मैटर प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग हम मामला सुन लेंगे। इन्होंने कहा कि इंटरनल कंप्लेन कमेटी या लोकल कंप्लेन कमेटी ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचती है, ऐसे वह कंक्लूजन पे पहुंचती है कि हाँ मामला जो था वह कंप्लेंट जो आपकी थी वो फॉल्स थी, जो एविडेंस दिए गए वह फॉल्स दिए गए, तो वो एक्शन लेंगे। अब वीमेन के खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। ठीक है, और उस पर्सन के खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे जिसने कंप्लेन की है। और एक्शन लेंगे कौन से वाले? कि जो आपके सर्विस रूल में बताए हुए वह मामलों में वह एक्शन ले लेंगे। ठीक है, इन्होंने प्रोवाइजो दिया है आपको। प्रोवाइजो ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए वह वीमेन क्या है, इन एबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है, वह किसी कारणवश से ऐसे एविडेंस नहीं दे पाई या अपने मामला साबित नहीं कर पाई, तो हम ये नहीं मानेंगे कि उसने गलत कंप्लेन किया। किसी कारणवश से वो एडुकेट प्रूफ नहीं दे पाई, ठीक है, अपने कंप्लेन को लेके, तो हम ऐसे नहीं मानेंगे कि उसने मामला गलत दर्ज किया है। ठीक है, इस सेक्शन में और कुछ नहीं है। वही बात यहाँ पे सब सेक्शन 2 में की गई है। अगर उसने फॉल्स एविडेंस दिया है तो फिर हम सर्विस रूल अप्लाई करेंगे। सर्विस रूल नहीं है तो मैटर जो आपके रूल्स में लिखे हुए पीछे वैसे कर लेंगे। ठीक है, प्रिस्क्राइब कर लेंगे। सेक्शन नंबर 15 आपकी बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। अब हम कंपनसेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे? और स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका मेंस में आया था, मेंस में आपका ये क्वेश्चन आया था कि जो हम रिलीफ देते हैं, ठीक है, उसके जो कंपनसेशन होता है उसको मामले के लिए हम कैसे कैसे वो मामला बताते हैं कि क्या क्या हम देखें कि कितना कंपनसेशन बन रहा है महिला का, ठीक है, उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कंपनसेशन को। हमने देखा था सेक्शन 13(3) क्लोज 2 के अंदर क्या आया था आपका, हमने उस पर फाइन लगाया था। ठीक है, लगाया था फाइन, पीछे देख के आए थे। तो अब जब कमेटी है वह फाइन लगाते समय क्या देखेगी कि कितना मेंटल ट्रॉमा हुआ है, कितनी मेंटल इलनेस हुई है वीमेन को, कितना दर्द हुआ है, कितनी सफरिंग हुई है, इमोशनल डिस्ट्रेस को कितना हुआ है, उसके करियर में क्या लॉस आया है और आया है तो कितना आया है, मेडिकल खर्चे कितने आ रहे हैं, फिजिकली, साइकेट्रिक, ठीक है, साइकेट्रिस्ट के पास अगर वह जा रही है, फिजिकली उसको मेंटल अगर इशू आए हैं तो उसका खर्चा कितना आ रहा है। इनकम देखी जाएगी, इंपॉर्टेंट इनकम देखी जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाएगा रेस्पोंडेंट का, वो किस पद पे था, कितनी इनकम उसको आती थी, क्या वह पैसे एक साथ दे सकता है लमसम, मतलब एक साथ, या वह पैसे इंस्टॉलमेंट में देगा। इन मामलों को देखकर हम पता लगाएंगे कि हमें कितना कंपनसेशन लगाना है। ओके, और ये इस बार आपकी मेंस में आया था स्टूडेंट। मेनली जो माइनर एक्ट होते हैं उसके जब हम मेंस के क्वेश्चन देखते हैं तो ये जो पीछे वाले सेक्शंस होते हैं जिसे हम स्किप कर जाते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सोचते हैं इसमें तो क्या क्वेश्चन बनाएंगे, मेनली क्वेश्चन वो इसमें से ही देते हैं। ठीक है, तो आपको मेंस टाइम में इनको अच्छी तरह पढ़ना होता है। इनको आप मेन थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि ये नॉर्मल बात है, आपको पता होना चाहिए हाँ इस सेक्शन में ये बात की गई है, ये बात की गई है। ऐसे रटाफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपकी नॉलेज चेक करना चाहते हैं, रटाफिकेशन नहीं चेक करना चाहते। सेक्शन नंबर 16 आपकी बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नॉन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेन एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग। अगर किसी पर्सन ने क्या किया, किसी पर्सन ने ऐसी कंप्लेन को कहीं पे पब्लिश कर दिया तो ऐसा वह नहीं कर सकते। कोई मीडिया में कोई बात फैला दी, ठीक है, तो मीडिया वालों ने कोई पब्लिश कर दिया कहीं पे, तो हमने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर ऐसे कंप्लेन मामलों को हम क्या नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते। जो क्या बता रहा है, जो उस महिला की
आइडेंटिटी बता रहा है, या उस रेस्पोंडेंट की या विटनेस की क्या बता रहा है, आइडेंटिटी बता रहा है कि कौन है ये, किसने ये मामला लेके आया, किसके खिलाफ लेके आया, किसने गवाह दिया, तो ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें नहीं करना है। लेकिन अगर हमें लगता है कि जस्टिस के लिए, ठीक है, न्याय के लिए ज़रूरी है कि अगर हमने महिला का नाम, हमें पता लग रहा है कि वह महिला कौन थी, ठीक है, विटनेस कौन था, अगर हमें पता लगाने के लिए, सिर्फ जस्टिस के लिए अगर हम चाहते हैं कि मामला डिस्क्लोज हो, मीडिया तक जाए, ठीक है, पब्लिक तक जाए, तो हम उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, अन्यथा हमें नहीं करना है। इजी सेक्शन। इसके अंदर आपका सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 16 में जो आपके मामले थे कि मीडिया में किसी ने पब्लिश कर दिया ऐसा, तो अब उसको हम पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट हम किस सेक्शन नंबर 17 में देंगे, पेनल्टी लगाएंगे। कितने लगाएंगे? जितनी सर्विस रूल में लिखा हुआ है उतनी लगाएंगे। और आपकी सर्विस रूल में नहीं आ गए तो हम रूल नंबर 12 देखेंगे। रूल नंबर 12 आपको बताता है 5,000 रुपये उस पर लगाए जाएंगे। 50 यानी 5,000 रुपये उस पर लगाए जाएंगे, ठीक है, 5,000। ओके। सेक्शन नंबर 18 बात करता है कि इन मामलों की अपील हो सकती है। यहाँ पे हमने क्या किया था, सेक्शन नंबर 13 में हमने जो रेस्पोंडेंट है उसके खिलाफ हम क्या लेके आए थे, ऑर्डर्स लेके आए थे कि उस पर इतनी कंपनसेशन लगाया जाएगा, ठीक है, इतना उसको पैसे देने होंगे। सेक्शन नंबर 14 हम क्या देख के आए, सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 में हमने देखा फॉल्स कंप्लेन। क्या देखा हमने? हाँ, फॉल्स कंप्लेन जो की जाती है वो देखा सेक्शन नंबर 14 में, ठीक है। और हमने बात की आपके सेक्शन नंबर 17 की। अगर इनका मामला है, मतलब सब में देखो आप पेनल्टी लगाई जा रही है, इन पेनल्टीज का अगर मामला है तो हम जा सकते हैं, हाँ हम जा सकते हैं अपील में। अपील किसके पास जाएगी? या तो कोर्ट के पास जाएगी या ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। ओके, स्पेसिफिक कोई कोर्ट का नाम नहीं लिखा हुआ तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। कितने दिन में जाएगी? 90 डेज में जाएगी। ओके, अपील 90 डेज में जाती है, इंक्वायरी 90 डेज में होती है। ओके, आगे समझ। अब चैप्टर नंबर 6 कुछ नहीं है, बस ये पॉइंट्स याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद ना कीजिए, पढ़ लीजिए इसको, ऐसे चीज़ में कुछ नहीं। ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी बता रहा है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या है? पहला, वह रोकना चाहेगा सेक्सुअल हरासमेंट का मामला, तो वो क्या करेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कैंप लगाएगा, उसके बारे में लोगों को बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे मामले आते हैं तो आप ऐसे ऐसे एक्शन ले सकते हैं, वर्कशॉप लगाएगा, ठीक है, अगर ऐसे मामले होते हैं तो इतनी सज़ा दी जाएगी आपको। तो जो इतनी भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वह देगा कि वुमेन कहाँ जा सकती है, रेस्पोंडेंट के खिलाफ क्या क्या मामले बन सकते हैं, और ये सब वो है देखेगा, और इसको टाइम टू टाइम इसको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। सेक्शन नंबर 20 आपकी बात करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, कि जो आपके लोकल कंप्लेंट कमेटी के मामले हैं उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, वो क्या करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे, निगरानी रखेंगे, और एनजीओ को कहेंगे कि आप अवेयरनेस फैलाएं। खुद तो वे फैलाएंगे नहीं क्योंकि वो इतने हाई पोस्ट पे इतना टाइम नहीं उनके पास, तो वो एनजीओ को बोलेंगे कि सर आप क्या कीजिए, आप ऐसे मामलों को मतलब जागरूकता दीजिए और ऐसे मामले आप बताइए लोगों में, ठीक है, ऑफिस डिपार्टमेंट में। सेक्शन नंबर 21 से लेके 30 तक ऐसा इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम हेडिंग देखते हैं और ये आज का सेशन हम अपना वाइंड अप करते हैं। ओके, सेक्शन नंबर 21 कहता है कमिटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। साल भर जितने मामले आए कमेटी उसको क्या करेगी, उसका कमेटी उसकी रिपोर्ट भेजेगी। जितने भी आपके कैलेंडर ईयर में, ईयर किसकी बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं हो रही, कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के जितने मामले आए हैं उसका क्या करेगी, एनुअल रिपोर्ट देगी। ओके, किसको देगी? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी देगी एम्प्लॉयर को, और वहीं आपकी लोकल कंप्लेंट कमेटी देगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास मामला जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट को वो दे देगी रिपोर्ट ब्रीफ में। सेक्शन 22 कहता है एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट। जो एम्प्लॉयर है आपका वो इंफॉर्मेशन को एनुअल रिपोर्ट में लिखेगा। इंफॉर्मेशन क्या, कितने केस आए, कितने हमने डिस्पोज ऑफ किए, कितने मामले हमने सुने, मतलब अच्छी तरह मामले सेटल कर दिए, कितने मामले हमारे पास आए, ये सब वह है क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में लिखेगा। सेक्शन 23 कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डाटा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, डाटा को मेंटेन करेगी कि कितने केस हमने डिस्पोज ऑफ किए। 22 में एम्प्लॉयर कर रहा है और 23 में आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर रही है। फिर 24 कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, इस एक्ट को पब्लिश कराएगी
ठीक है। इसकी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ये सब वो क्या करेगी, फैलाएगी। ओके। 25 पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर उनको लगता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हाँ हमें मामला क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, तो वो ऐसे मामले में कॉल अपॉन कर सकती है एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, और उसको लिखित में ऐसी इंफॉर्मेशन देगी कि हाँ हमें दिखाइए कि हम आपकी रिपोर्ट को क्या करें, इंस्पेक्ट करें, आप आइए और हमें बताइए। ठीक है, वो सब करेंगे ये। सेक्शन नंबर 26 इम्पोर्टेंट, यहाँ पे स्पेस लगा लेना, फॉर और नॉन के बीच में यहाँ पे स्पेस है आपके। प्लेंटी फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर कौन था, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का हेड है, अगर वही क्या कर रहा है, वही मामलों को सही से नहीं सुन रहा है, ठीक है, वो सेक्शन 13, 14 और 22 के अंदर मामलों को सही नहीं सुन रहा है, तो इस पे लगेगा 50,000 रुपये का जुर्माना। पीछे हम 5,000 का कहे थे, यहाँ पे 50,000 का है, क्योंकि एम्प्लॉयर इसके तो खुद का काम है, ठीक है, इसके ये तो हेड है, इसको तो काम है कि भाई आप कंप्लेन सही से सुनिए। अभी कंप्लेन सुन ही नहीं रहा सही से, तो भाई बड़े मामले में ये जाएगा अंदर और 50,000 रुपये इस पर लगेंगे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप, तो आपको अमाउंट याद करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी, नहीं तो 5,000 और 50,000 में डिफिकल्टी आ जाती है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर पहली बार 50,000 देगा ये, ठीक है, अगर दोबारा ऐसा करता है, दोबारा इसके ऊपर मामला आता है सब्सिक्वेंट, तो अब पनिशमेंट क्या कर दी जाएगी, आपकी ट्वाइस कर दी जाएगी। ट्वाइस था पनिशमेंट को ट्वाइस कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लिमिट की हम ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम लिमिट से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, और मामला क्या कर देना चाहिए, आपका ट्वाइस कर देना चाहिए पनिशमेंट। अगर किसी और लॉ के अंदर कोई और कानून अगर ऐसा है आपका जिसमें ज़्यादा पनिशमेंट दी हुई है, तो हम उसको भी क्या करेंगे, रेफर करेंगे और अपने मामले में इसको पनिशमेंट देंगे। ठीक है, मेनली आप याद रखिए कि 50,000 तक का जुर्माना, और दूसरी बार अगर करता है तो ट्वाइस द पनिशमेंट, लेकिन मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपके लास्ट कुछ सेक्शन बचे हैं इसके। सेक्शन नंबर 27 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट। कहता है इन्होंने कोई भी कोर्ट मामले की कॉग्निजेंस नहीं लेगा। हमने देखा था कि हमने बनाई थी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और बनाई थी लोकल कंप्लेंट कमेटी, तो मामला भी कौन सुनेंगे, ये सुनेंगे। लेकिन अगर जहाँ पे हमने कोर्ट की बात की, जैसे अपील में मामला जाता था, कोर्ट के पास जा रहा था, अगर एफआईआर होती है वो 7 दिन के अंदर वो लेके जाते हैं, तो मामला तो कोर्ट में जाएगा। तब कौन कोर्ट सुनेंगे आपके, तब वो मामले आपके फर्स्ट क्लास कोर्ट सुन सकते हैं। आजकल आप देखेंगे तो बीएनएसएस में आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हटा दिए गए हैं, तो आप यहाँ लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, वरना अब आप आगे से जो पेपर लिखेंगे आप वहाँ पे लिखा ना फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आपके मामले सुन सकते हैं। ओके, और ऐसे मामले कैसे हैं, नॉन कॉग्निजेबल है मामले आपके, नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल मतलब नो वारंट नो अरेस्ट, नो वारंट नो अरेस्ट, अरेस्ट करने के लिए आपको वारंट लाना ही पड़ेगा। नो वारंट नो अरेस्ट, नो नो है ना, यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो, नो वारंट नो अरेस्ट। ठीक है, सेक्शन 28 आपको कहता है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर एक्ट। ये एक्ट किसी भी एक्ट के डेरोगेशन में नहीं है, मतलब ये एक्ट आपका सुपीरियर माना जाएगा। ये एक्ट किसी के अधीन नहीं है, ये एक्ट अपने आप में क्या है, सुपीरियर है। ठीक है, किसी के अधीन नहीं है ये एक्ट। सेक्शन नंबर 29 कहता है पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। रूल्स कौन बनाएगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगी। जब ये कानून आएगा तो तब क्या ये सेक्शन है कि आने के बाद पार्लियामेंट 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेगी कि आप ऐसे रूल बनाएं और इसको लागू कराएं। ठीक है, सेक्शन नंबर 30 लास्ट सेक्शन, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। अगर इस एक्ट को लागू करने में कोई डिफिकल्टी आती है तो किसके पास पावर है इसको हटाने की डिफिकल्टीज, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, केंद्र के पास पावर है कि वह ऐसी डिफिकल्टी को हटा सकता है। ओके, इस एक्ट के 2 साल के लागू होने के अंदर अंदर। स्टूडेंट, आज का हमारा था सेक्शन यहाँ तक। अब आपके कोई थोड़े केस लॉज आते हैं, इन्हें भी आप देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको मेंस के अलग से नोट्स ना बनाने पड़े। पहला केस आपका आता है जेएलओ में, आपके एक बार एक केस आया था, और शायद तक मुझे लगता है एआईबी में भी आपका ये केस आया था, एआईबी के अंदर भी किसी पेपर में आपका ये केस आया था। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 क्या कहते हैं आपके,
एक एनजीओ हुआ करता था आपका, ठीक है। उनके हेड थे आपके भंवरी देवी। भंवरी देवी जब उनके हेड थे तो उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का मामला आया, ठीक है। उनके खुद के ही डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया, सेक्सुअल हरासमेंट का मामला उन पर हुआ। आप इस केस को डिटेल में पढ़ लीजिए। वह एनजीओ किससे रिलेटेड था, स्टॉप चाइल्ड मैरिज, वह चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड इनका एनजीओ था। तो ये मामला गया कोर्ट के अंदर, ठीक है। और पहली बार इसी मामले में डिमांड की गई थी आपके इस एक्ट की, ठीक है। अगर हम ऐसे पूछ ले आपसे कि सेक्सुअल हरासमेंट का जो एक्ट है आपका वो किस मामले से इंट्रोड्यूस हुआ, तो वह मामला आपका था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ओके। ये मामला आपका था 1997 का, ओके। अगर स्टूडेंट आपको कोई वीमेन से रिलेटेड कोई आपका ऐसे आए तो आप इस मामले को वहाँ पे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है केस नंबर 2, डॉक्टर मेधा कोटवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। आपको पता है कि आपका एक्ट क्या है, 2013 का एक्ट ही है। तो जो 2013 में जब आपका 2013 में ये एक्ट कब आया, 9 दिसंबर को आया, ठीक है। आई थिंक 22 कब लागू होता, 22 जून जुलाई, एक दोबारा मैं चेक कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट जब आपका ये केस आया मेदवा 2013 का, तो इसमें ऐसे कहा गया 22 अप्रैल को, ओके। आपका इस मामले में ऐसा कहा गया कि सर आपने कह दिया कि सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट लाया जाए, तो अभी तक ऐसा कोई एक्ट लाया नहीं गया है और ऐसी गाइडलाइंस तो आपने पेश कर दी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एक्ट अभी तक नहीं आया है। तो इस मामले के बाद क्या हुआ, इस मामले के बाद 22 अप्रैल को प्रेसिडेंट ने इस एक्ट को मान्यता दे दी और 9 अप्रैल 2013 को ही क्या हो गया, ये एक्ट लागू हो गया, ठीक है। तो किस केस से ये एक्ट लागू हुआ या किस केस से ये एक्ट बना, तो ये आपका था मेधा कोटवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस, ओके। स्टूडेंट आज का लेक्चर हम इतना रखेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये माइनर एक्ट्स की सीरीज अच्छी लग रही है। इससे आप अपना सिलेबस बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स बना के आपको एक्ट समझाया है। एक बार आप ये वीडियो देखकर अपने नोट्स बना लीजिए ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। और ओके, थैंक यू सो मच। इसकी पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर ऐसी वीडियोस देख सकते हैं, ओके, और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।